अपने प्लान को एक्सपेक्ट के मुताबिक काम ना करते देख उसने अपने ब्लेड्स वापस खींच लिए और दूसरा कमजोर पॉइंट ढूंढने लगा। फिर उसने ईगल के गर्दन के नीचे स्ट्राइक किया जिससे वो दर्द में दहाड़ उठा और वो उसकी पीठ पर लैंड कर गया। बिना हिचकिचाहट के हमारे हीरो ने जंजीरें पकड़ी और उन्हें क्रीचर की गर्दन के चारों तरफ कसकर लूप कर दिया, उसे कमांड करते हुए कि अगर जिंदा रहना है तो ढंग से बिहेव करे। इस तरह उसने रॉक को टेम कर लिया और उसे आसमान में शांति से गाइड करने लगा। विशाल ईगल खामोशी से उड़ा, उसे दूर के पहाड़ का एक शानदार नजारा दिखाते हुए हमारे हीरो ने सोचा कि इस स्पीड पर वो अपने डेस्टिनेशन पर बिल्कुल वक्त पर पहुंच जाएगा। लेकिन उसके ख्याल तब टूट गए जब माना इन्फ्यूज्ड एरोज जमीन से ऊपर शूट हुए रॉक से टकराए और उसका बैलेंस बिगड़ गया। उसने जल्दी से खुद को संभाला, रियलाइज करते हुए कि नीचे एम्बुश है। जमीन से लोग नेट डालने और गोल्डन ईगल को कैप्चर करने के ऑर्डर्स चिल्लाने लगे। कई भालों ने रॉक की बॉडी को चीर दिया। जैसे ही नेट उसके ऊपर गिरा उसे पूरी तरह उलझा दिया और रेजिस्ट करने के काबिल नहीं छोड़ा। हंटर्स का ग्रुप जीत में चिल्लाया, एक दूसरे को ट्रैप टाइट करने और उसे फ्रीज करने के लिए अर्ज करते हुए। इससे पहले कि वो टूट कर निकल सके उन्होंने उस आर्मर्ड फिगर पर ध्यान नहीं दिया जो उन पर उतर रहा था। हमारा बॉय जोर से लैंड हुआ, उसका ब्लेड से ढका हाथ एक ही बार में नेट को चीरते हुए निकला। ईगल तो अभी भी फंसा हुआ था, अपने पंख नहीं खोल सका और जमीन पर क्रैश हो गया। हंटर्स आगे भागे ये सोचते हुए कि उन्होंने आखिरकार अपने शिकार को सिक्योर कर लिया है। लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाते ऊपर से एक वायलेंट फोर्स उन पर टकराई, उन्हें दर्द और डर में बिखेर दिया। उनमें से खुद को संभालने में कामयाब रहा, हथियार निकालते हुए कंफ्यूज्ड कि अभी क्या हुआ था। जैसे ही धुआं हटा उसने गिरे हुए रॉक के सामने एक लड़के को खड़े देखा। जमीन उसके पैरों के नीचे झुलसा गई थी। एक और हंटर जिसका नाम जबील था, उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली, रियलाइज करते हुए कि ये अजनबी जरूर गोल्डन फेदर्ड ईगल के साथ आसमान से गिरा होगा। उसके गियर को देखकर वो एक अकेला मटीरियलिस्ट हंटर लग रहा था। उनके लीडर ने अटैक करने का ऑर्डर भूंका, ये मानते हुए कि लड़का किसी नोबल हाउस से नहीं है और बिना किसी अंजाम के मारा जा सकता है। बॉस आगे लपका, लेकिन हमारे हीरो ने उसके चार्ज का सामना ठंडे घूर से किया, ये सोचते हुए कि इन वेस्टर्न माउंटेन्स में कितनी कम खबर पहुंचती है कि वो ये फैमिली लीडर को पहचान नहीं पाए। अगले ही पल उसका मुक्का लैंड हुआ, गूंस के दिलों में डर और शॉक भर दिया, जो बहुत देर से रियलाइज करते हैं कि उन्होंने किस तरह की पावर को प्रोवोक किया था। वेस्टर्न फ्रंटियर पर सीन एक्सप्लोर होता है जिस पर हमारा बॉय अपना मुक्का आगे ड्राइव करता है। एक पंच इतना ओवरवेलमिंग कि पूरा लैंडस्केप उसके नीचे कमजोर कागज की तरह फोल्ड हो जाता है। एक ग्लोइंग स्क्रीन उसके बगल में फ्लैश होती है। गॉडबॉर्न डिसेंट ये एक्सप्लेन करता है कि वो गॉडबॉर्न आर्मर की पूरी ताकत ड्रॉ कर रहा है। उसकी स्ट्रेंथ एक इंसेन 1000% से स्काईरॉकेट कर रही है। बस उस स्ट्राइक के साथ उसके आसपास की दुनिया बिखर जाती है, जम जाती है और अपने आप में कोलैप्स हो जाती है। एक और स्क्रीन फॉलो करती है। ब्लेड मेल इनसाइड डिस्प्ले करते हुए ये रिवील करता है कि जब ड्रैगन किंग ब्लेड मेल फॉर्म में एंटर करता है तो उसका आर्मर एक हुक शेप साइड में स्प्लिट हो जाता है, जो टेरिफाइंग स्पीड से लॉन्च होता है, अपने टारगेट को पियर्स करता है और उसे सीधा यूजर की पकड़ में खींच लेता है। जैसे ही हमारा बॉय अपनी जंजीरें घुमाता है, रेंज में मौजूद सब कुछ बिना रहम के चीर दिया जाता है। जब वो अभी भी उन जंजीरें को स्वीप कर रहा होता है, पास के आदमियों में से एक पैनिक करता है और चिल्लाता है कि वो करीब ना आए, लेकिन ठीक तभी कोई उसका नाम पुकारता है, लू फैन। वो चौंक कर मुड़ता है और अपनी सीनियर को अपनी तरफ भागते हुए देखता है। वो हवा में उड़ते हुए आती है, बाहें फैलाए उसे पकड़ने के लिए कहते हुए वो ठीक वक्त पर अपने हाथ उठाता है। उसे सेफली पकड़ते हुए पूछता है कि वो अचानक यहाँ क्यों अपीयर हुई। वो उसका चेहरा करीब खींचती है, आंखें प्लेफुल आरोप के साथ सिकोड़ते हुए, पूरा 1 महीना हो गया और किसी तरह तुम एक छोटे जंगली आदमी में बदल गए हो। वो स्मर्क करता है और पूछता है कि क्या वो सच में इतनी दूर बस उसे पिक करने आई थी। वो मानती है कि वो दिन गिन रही थी, हर सुबह यहाँ आती थी क्योंकि वो जानती थी कि वो जल्दी लौटेगा। सिर्फ तभी वो आसपास देखती है और तबाही को नोटिस करती है, मांग करते हुए कि क्या हुआ। लू फैन एक्सप्लेन करता है कि उसने एक्चुअली एक गोल्डन फेदर्ड रॉक पकड़ा था उसके लिए गिफ्ट के तौर पर, लेकिन इन बेवकूफों ने हमला किया और उसे और चिड़िया दोनों को आसमान से उड़ा दिया, सब कुछ खराब कर दिया। उसकी नजर उन पर झटके से जाती है। मर्डर उसकी क्रिम्सन आंखों से रेडिएट हो रहा है। जैसे ही उसके ईयरिंग से आग उठती है, वो देखती है कि उन्होंने कुछ ऐसा चुराने की हिम्मत की जो उसके लिए था ये वुक्सियन। दोनों आदमी तुरंत टूट जाते हैं। एक उसका नाम हकलाता है, दूसरा उसे उस कैलामिटी के रूप में पहचानता है जिसने हुआंग और लॉन्ग फैमिलीज को मिटाया था। कांपते हुए वो इंसिस्ट करते हैं कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो रहम की भीख मांगते हैं, कहते हुए कि वो लांगिया फैमिली से हैं और कोई भी कॉम्पेंसेशन देंगे अगर वो उन्हें छोड़ दे। लेकिन वो रिस्ट्रेंट से कहीं आगे निकल चुकी है। वो अपना तीर निकालती है और डिक्लेयर करती है कि उसे परवाह नहीं कि वो किसके हैं। एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तो कीमत खून में चुकानी पड़ती है। अगर कोई बदला चाहता है तो वो ये वुक्सियन को ढूंढने आ सकते हैं। वो अपना धनुष उठाती है, लेकिन लू फैन उसकी कलाई पकड़ लेता है। वो उसे शार्प घूर देती है, पूछते हुए कि वो उसे क्यों रोक रहा है। वो शांति से कहता है कि ये छोटे फ्राई उसके हाथ गंदे करने के लायक नहीं है। वो असली गुनहगार की तरफ इशारा करता है, कहते हुए कि बाकियों को बस अपनी जगह याद रखने के लिए एक पिटाई की जरूरत है। जिस पल वो आगे बढ़ता है, जमीन फट पड़ती है, आग का एक्सप्लोजन बाहर फूट पड़ता है, अंगारों को टूटते तारों की तरह बिखेरते हुए एक स्क्रीन वजूद में फ्लैश होती है। वीकलिंग्स बी गॉन ये एक्सप्लेन करता है कि ड्रैगन का किलिंग इंटेंट अनलीश होता है, ट्रू डैमेज देता है और रेडियस में हर टारगेट को उड़ा देता है, जबकि उनके डिफेंसेस को पूरी तरह इग्नोर करता है। डैमेज स्टैट्स के डिफरेंस के साथ स्केल करता है, मतलब वो जितने कमजोर होंगे हिट उतना ही ब्रूटल होगा। आदमी चीखते हुए जमीन पर गिरता है, तड़पते और रोते हुए हमारा बॉय हिला तक नहीं। वो जोर से डिक्लेयर करता है कि ये वो था लू फैन जिसने आदमी को मारा और उसे जख्मी किया। अगर जाओ फैमिली को शिकायतें हैं तो वो खुद उसे ढूंढने आ सकते हैं। फिर वो सीनियर की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो सैटिस्फाइड है। वो अपनी आंखें उस पर फ्लिक करती है और स्कॉफ करती है कि उसने उससे पूछने से पहले ही सब कुछ सॉल्व कर दिया। एक स्मग के साथ वो अपने ड्रैगन विंग्स एक्टिवेट करता है, करीब आता है, उसे अपनी बाहों में उठाता है और कहता है कि अब शिकायतों के लिए बहुत देर हो चुकी है। वो शर्मा जाती है, हकलाते हुए कि वो पसीने से महक रहा है और उसे तुरंत नीचे उतार देना चाहिए, लेकिन वो सुनने से इनकार करता है। उसे अभी भी कसकर पकड़े हुए हवा में उड़ता है। वो उसे वार्न करता है कि वो हिले नहीं या चीखे नहीं, क्योंकि अगर वो गिर गई तो वो जिम्मेदार नहीं होगा। सीन वेस्टर्न टेरिटरी में ये रेजिडेंस पर शिफ्ट होता है। वो एक डाइनिंग टेबल पर साथ बैठे हैं जब वो अचानक आगे झुकती है, ईगर, और उससे बिलेटेड ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग हैचलिंग समन करने के लिए कहती है। वो छोटे ड्रैगन को देखना चाहती है, इंसिस्ट करते हुए कि न्यूबॉर्न ड्रैगन कब्स अनबिलीवेबली क्यूट होते हैं और वो एक को पकड़ने का इंतजार नहीं कर सकती। हमारा बॉय ग्रिन करता है और उसे कहता है उस खतरनाक ख्याल को वापस ले लो। वो कंफ्यूजन में पलकें झपकाती है, सोचते हुए कि एक ड्रैगन को गले लगाना क्या सच में इतना नुकसान पहुंचा सकता है। वो अपना हाथ उठाता है,
गोल्डन एनर्जी उसके चारों तरफ स्पिनिंग रिंग्स की तरह स्वर्ल करती है, रेडियंस कंडेंस होती है और एक छोटा ड्रैगन रोशनी से बाहर कूदता है। वो जम जाती है स्टंट पूछते हुए कि क्या ये छोटा क्रीचर सच में ब्लेड आर्मर्ड ड्रैगन किंग है। वो अपनी ठुड्डी अपनी हथेली पर रखता है और उसे वार्न करता है कि इसे अंडर एस्टिमेट ना करे। इसका डिफेंस मॉन्स्ट्रस है, यहाँ तक कि शाया जैसा कोई भी तोड़ने में स्ट्रगल कर सकता है। वो करीब झुकती है, नोटिस करते हुए कि ड्रैगन उसे एक्नॉलेज भी नहीं करता। उसके पार ऐसे देख रहा है जैसे वो बस रास्ते में पड़ा कोई पत्थर हो। लू फैन कॉन्फिडेंट होकर हाथ बढ़ाता है और कहता है कि वो इसे ठीक से हैंडल कर सकता है। वो ड्रैगन को हाथ मिलाने के लिए इनवाइट करता है, तुरंत वो उसका हाथ मिलाता है, फिर वो उसे बैठने के लिए कहता है और वो आज्ञाकारी होकर टेबल पर बैठ जाता है। वो उसे याद दिलाता है कि इसके इंटिमिडेटिंग ऑरा के बावजूद इसकी एग्जीक्यूशन पावर बिल्कुल अलग लेवल पर है। वो एक सेब उठाती है, उसे ड्रैगन के नाखून पर लटकाती है और पूछती है कि क्या वो एक काट सकता है। छोटा ड्रैगन अपना क्लॉ उठाता है और सेब को बिना कोशिश किए साफ आधा काट देता है। वो एक्साइटमेंट से चमक उठती है, डिक्लेयर करते हुए कि ये छोटा ड्रैगन बेसिकली हर सिचुएशन के लिए एक टूल है, घर के काम, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, मर्डर, रॉबरी, जो भी जरूरत हो। हमारा बॉय हंस पड़ता है और पूछता है कि क्या कुछ हुआ था जब वो पूरे 1 महीने के लिए गायब था। वो आह भरती है और कहती है कि सतह पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन कई पावरफुल फैमिलीज अग्रेसिवली सीक्रेट रेल्म से रिसोर्सेज छीन रही हैं। उसकी नजरों में सब कुछ डिवाइन विंड सीक्रेट रेल्म की तैयारी की तरफ इशारा करता है। वो इसे टाल देता है, उसे स्ट्रेस न लेने के लिए कहता है, क्योंकि वो अब इंसेनली स्ट्रांग है। लेकिन अचानक पूरा कमरा एक गरजती हुई बूम से हिल जाता है। वो डर से हिल जाती है और वो तुरंत अपनी बाह उसकी कमर के आसपास रखकर उसे संभालता है। एक नौकर अंदर भागता है मिस और यंग मास्टर लू को रिपोर्ट करने के लिए कि वेस्टर्न बॉर्डर पर डोमिनेंट वोल्केनो अनएक्सपेक्टेडली फट गया है। वो अकड़ जाती है क्योंकि वो दिशा निंग फैमिली की है। हमारा बॉय उठता है और अपनी सीनियर को कहता है कि उन्हें चेक करना चाहिए, इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन ऑलमोस्ट सर्टेनली निंग शुआंग से जुड़ा है। सीन वेस्टर्न बॉर्डर पर मैसिव वोल्केनो केव पर शिफ्ट होता है। पूरी दुनिया कांपती हुई लगती है, लावा ऊपर उगल रहा है, जमीन एक जिंदा जानवर की तरह उछल रही है और हीट वेव्स पास की हर चीज से टकरा रही हैं। कहीं से भी एक विशाल चिड़िया जिसके पंख जलते हुए शील्ड्स जैसे हैं वोल्केनिक स्काई के आर पार उड़ती है। हमारा बॉय अपनी सीनियर को बाहों में लेकर पहुंचता है और गर्मी इतनी ब्रूटल है कि लैंड करते ही उसके बाल भी जलते हुए महसूस होते हैं। वो एरिया का सर्वे करता है, सोचते हुए कि जगह डरावनी है, लेकिन जो चीज उसे सच में हिला देती है वो हवा में लटका हुआ ऑरा है। पहले के मुकाबले ये कम से कम 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे ही वो पहुंचता है, विशाल चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाती है और उड़ जाती है वेस्टर्न टेरिटरी से भागते हुए। सीनियर उसका सिलुएट गायब होते हुए देखती है और बड़बड़ाती है कि लुओ फैमिली जरूर फिर कुछ कर रही है। झुलसाई हुई जमीन मेटल पिघलाने जितनी गर्म है, फिर भी उस चिड़िया ने जीरो स्ट्रगल दिखाया। वो मानती है कि उसके बॉय की ग्रोथ इंसेन रही है, लेकिन उस सी रैंक नोबल फैमिली के पास क्लियरली डरावना टैलेंट भी है। वो रेजिंग वोल्केनो में घूरती है और कहती है कि अंदर लड़की एक पागल औरत की तरह ट्रेन कर रही है। डिवाइन रूइन सीक्रेट रेल में उसे हराने का उसका इरादा साफ है, खासकर क्योंकि वो वहां कोई ड्रैगन पेट समन नहीं कर पाएगा। हमारा बॉय शांत रहता है, कहते हुए कि वो निराश होगी उसकी मैसिव इंप्रूवमेंट के बावजूद ये अभी भी उसे हराने के लिए काफी नहीं होगा। सीनियर अपनी नजर उस पर मोड़ती है और उसे वार्न करती है कि किसी को अंडर एस्टिमेट ना करे। वो एक्सप्लेन करती है कि निंग शुआंग का एक फियांसे है लुओ फैमिली से, लुओ लियू दूसरे सी रैंक नोबल हाउस से। उसकी ताकत डरावनी है और कुछ कहते हैं कि वो निंग शुआंग को भी सरपास कर सकता है। उसकी क्लास एक हिडन जॉब है जिसे आइडोलॉन एमिसरी कहते हैं, एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन टाइप। वो ऐड करती है कि फैमिली अभी भी उसके खिलाफ कड़वा ग्रज रखती है और वो सच में डरती है कि वो सीक्रेट रेल्म के अंदर उसे खत्म करने के लिए टीम अप करेंगे। लड़का चुप रहता है, उसके शब्दों को समझने देता है। सीनियर जारी रखती है, कहते हुए कि निंग फैमिली और लुओ फैमिली दोनों उस पर निशाना साधे हुए हैं और दूसरी नोबल फैमिलीज जो उनके इन्फ्लुएंस से डरती हैं वो चारों तरफ से घिरा हुआ। हो सकता है उसकी आवाज में चिंता मिस करना नामुमकिन है। वो करीब आता है, धीरे से एक बाह उसकी कमर के आसपास लपेटता है और पूछता है कि क्या वो सच में उसके लिए इतनी चिंतित है। वो तुरंत पीछे हटती है, शर्माते हुए उसे मजाक बंद करने के लिए कहती है। वो अब उसकी ये फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेशक वो नहीं चाहती कि वो कहीं मर जाए। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराता है, उसे बताते हुए कि वो हर चीज हैंडल कर सकता है जो उसके रास्ते में आएगी। वो अपनी बाहें फैलाता है और डिक्लेयर करता है कि न सिर्फ वो 2 फैमिलीज बल्कि डिवाइन रूइन सीक्रेट ट्रायल में एंटर करने वाला हर कोई उससे हारेगा। वो उसके कॉन्फिडेंस पर फ्राउन करती है, उसे वार्न करती है कि मल्टीपल सी रैंकिंग फैमिलीज की कंबाइंड पावर को अंडर एस्टिमेट न करे, भले ही उसका ब्लेड आर्मर्ड हैचलिंग और डिवाइन बोन ड्रैगन किंग अंदर अलाउड हो। वो प्रेशर ऐसा नहीं है जिसे आसानी से लिया जा सके। वो उससे पूछता है कि उसे क्या लगता है निंग शुआंग के एट्रीब्यूट्स ट्रांसफॉर्मेशन स्किल एक्टिवेट करने के बाद कहां तक पहुंच सकते हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने अभी खुद 10,000 टोटल एट्रीब्यूट्स पार किए हैं, जबकि निंग शुआंग सी रैंक फैमिली के फुल सपोर्ट के साथ बढ़ी हुई है और उसकी क्लास उसके स्टैट्स को और मल्टीप्लाई करती है अपनी पीक पर। वो शायद उसके एट्रीब्यूट्स का 10 गुना हिट कर सकती है। सीनियर हाँ में सिर हिलाती है, एस्टिमेट करते हुए कि वो 100,000 आसानी से सरपास कर सकती है। लड़का बस कहता है 100,000 इतना हाई नहीं है। वो जम जाती है उसे घूरते हुए, तुमने अभी क्या कहा। वो अपना हाथ उठाता है और वो चमकते हुए स्टील में बदल जाता है। वो उसे अपनी करंट स्ट्रेंथ पर ध्यान देने के लिए कहता है। एक स्क्रीन अपीयर होती है, ब्लेड आर्मर बॉन्ड, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो उसे चेस्ट स्लॉट आर्मर में बदल देती है, पहनने वाले को स्टील ड्रैगन के सारे एट्रीब्यूट्स और स्किल्स ग्रांट करते हुए। एक और स्क्रीन फ्लैश करती है, डिवाइन बोन आर्मर, दोनों कलाइयों के लिए डिवाइन गॉन्टलेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन। उसे डिवाइन बोन ड्रैगन किंग के स्टैट्स और गॉड बॉन्ड डिसेंट स्किल देते हुए वो खाली आसमान में एक पंच मारता है और जो एक्सप्लोजन होता है वो विशाल है। शॉकवेव धरती को हिला देती है, यकीन करना नामुमकिन कि ये एक स्ट्राइक से आया। वो उसकी तरफ देखता है और शांति से कहता है, ये अब मेरा पंच है। सीनियर स्टंड है, स्पीचलेस, समझ नहीं पा रही कि उसने अभी क्या देखा। वो एक्सप्लेन करता है कि डिवाइन बोन ड्रैगन किंग और ब्लेड आर्मर ड्रैगन किंग कब्स को साथ में स्टैक करके डिवाइन बॉन्ड से एनहांस करके दोनों ड्रैगन्स के कंबाइंड एट्रीब्यूट्स ने उसके स्टैट्स को 1 मिलियन के पार पुश कर दिया है। वो उस 1 महीने के बारे में सोचती है जब वो गायब था और रियलाइज करती है कि उसकी ग्रोथ मॉन्स्टर्स से भी परे है। 1 मिलियन टोटल एट्रीब्यूट्स, ये अनरियल है। वो जमीन से उठता है पंख फैलाते हुए और उसे कहता है कि उसे बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि डिवाइन रूइन सीक्रेट रिल्म के अंदर भी वो मल्टीपल फैमिलीज द्वारा घिरे जाने से नहीं डरेगा। सीनियर धीरे से आह भरती है और कहती है कि ऐसा नहीं है कि वो उस पर शक करती है, वो सिर्फ चिंतित है कि इन सी रैंक नोबल हाउसेस द्वारा रेस किए गए एलीट फोर्सेस हद पार कर देंगे।
अगर वो उसे प्रोवोक करते हैं और वो उन सबको मार देता है तो ये सी रैंक्स के आर पार एक फुल स्केल नोबल फैमिली वॉर स्पार्क कर सकता है। अगले दिन निंग फैमिली रेजिडेंस पर निंग का पिता मेन काउच पर भारी एक्सप्रेशन के साथ बैठा है। वो अनाउंस करता है कि डिवाइन रूइन सीक्रेट रिल्म में इस एक्सपीडिशन के लिए निंग और लुओ फैमिलीज को पूरी तरह कोऑपरेट करना होगा और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना होगा। किसी भी हालत में कोई और फैमिली स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड पर हाथ नहीं डाल सकती। लुओ लियो कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, कहते हुए कि क्योंकि शुआंग उसकी फियांसे है, निंग और लुओ फैमिलीज पहले से ही एक हैं, वो किसी को भी उनके कलेक्टिव इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। ठीक तभी निंग शुआंग कमरे में एंटर करती है और अपनी वापसी डिक्लेयर करती है। उसका पिता तुरंत पूछता है कि क्या वो ब्रेक थ्रू कर चुकी है। वो गर्व से अपनी ठुड्डी उठाती है और अनाउंस करती है कि वो लेवल 110 पहुंच चुकी है और अपना सेकंड लेवल 100 स्किल स्कारलेट सनफायर स्टांस मास्टर कर लिया है। वो वादा करती है कि इस बार वो उस ड्रैगन टेमर को तड़पाएगी। उसका पिता एक्साइटमेंट में लगभग अपने पैरों पर कूद पड़ता है। सिर्फ 18 की उम्र में लेवल 110 पहुंचना पहले से ही 5th जॉब स्ट्रेंथ के करीब। कोई सी रैंक नोबल कंपेयर नहीं कर सकता। काफी वक्त मिलने पर वो उनकी फैमिली को बी रैंक तक राइज करने के लिए लीड भी कर सकती है। लुओ लियो भी खड़ा होता है और उसके साइड में चलता है उसकी ताकत की तारीफ करते हुए और कहता है कि वो डिवाइन रूइन सीक्रेट रिल्म में डेफिनेटली फर्स्ट प्लेस लेगी। निंग शुआंग तारीफों को इग्नोर करती है और सीधा बिजनेस पर आती है। वो जानना चाहती है कि क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और क्या ड्रैगन टेमर सच में सीक्रेट रिल्म में एंटर कर रहा है। लुओ लियो उसे अश्योर करता है कि लुओ फैमिली इंटेलिजेंस नेटवर्क ने कंफर्म किया कि लड़का आज ये रेजिडेंस लौट आया, साफ सबूत कि वो ट्रायल ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा है। निंग शुआंग स्मर्क करती है, राहत महसूस करते हुए कि वो भागा नहीं। लेकिन लुओ लियो कुछ और ऐड करता है। लड़के ने वेस्टर्न रीजन में अपने वक्त के दौरान किसी तरह एक नया ड्रैगन पेट ऑब्टेन किया। निंग शुआंग रुकती है सरप्राइज्ड और पूछती है कि उसने किस तरह का पेट एक्वायर किया। लुओ लियो एक्सप्लेन करता है कि ये एक स्पेशल ड्रैगन है जो वेरेबल इक्विपमेंट में ट्रांसफॉर्म होने के काबिल है। वो सोचने लगती है, रियलाइज करते हुए कि उसने जरूर डिवाइन रूइंस रिस्ट्रिक्शन स्टडी की होंगी और उस बैटलफील्ड के एक ट्रम्प कार्ड टेलर किया होगा। फिर भी वो स्कॉफ करती है कि अगर वो एक ड्रैगन लाता भी है तो रियल उसे बाकी समन करने की इजाजत नहीं देगा। उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ तेजी से गिर जाएगी। निंग और लुओ फैमिलीज के कोऑपरेट करने के साथ उनकी जीत गारंटीड होनी चाहिए। अनॉयड वो जोर से सोचती है कि क्या वो ईमानदारी से मानता है कि वो डिवाइन रूइन सीक्रेट रिल्म को सिर्फ एक ड्रैगन के साथ चैलेंज कर सकता है जो गियर में बदल जाता है। ये इतना आसान नहीं हो सकता। लुओ लियो धीरे से उसके बाल सहलाता है, उसे ओवरथिंक ना करने के लिए कहते हुए चाहे वो लड़का कितने भी ट्रम्प कार्ड्स लाए, वो अभी भी सिर्फ एक 5 टर्न ड्रैगन टीमर है। लुओ और निंग फैमिलीज यूनाइटेड होकर उसे पूरी तरह कुचल देंगी। वो खुद को कंपोज रहने के लिए फोर्स करता है और कहता है कि उन्हें उस लड़के पर ऑब्सेस करना बंद करना चाहिए और इसके बजाय असली खतरे पर फोकस करना चाहिए। स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड के लिए बी रैंक मुरोंग फैमिली के मुरोंग शान के खिलाफ कंपीट करना। निंग शुआंग तुरंत अखड़ जाती है, डिसबिलीफ के साथ मुरोंग शान का नाम रिपीट करते हुए बी रैंक नोबल हाउस का यंग मास्टर और वो डिवाइन रूइन सीक्रेट रिल्म में एंटर कर रहा है। ये इंप्लीकेशन उसे इतनी जोर से हिट करता है कि वो अपना सेंटेंस भी पूरा नहीं कर पाती। सीन निंग पर कट करता है जो प्योर फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है। वो इंसिस्ट करता है कि ये नामुमकिन है। सेकंड टियर नोबल फैमिलीज कभी डिवाइन रूइन सीक्रेट रिल्म की परवाह नहीं करती। भले ही स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड कीमती है, लेकिन ये इतना भी कीमती नहीं है कि एक बी रैंक पावर हाउस को लुलभा सके। लुओ लियो शांति से आगे बढ़ता है और एक्सप्लेन करता है कि अंकल निंग पूरी कहानी नहीं जानते। 2 साल पहले मुरोंग शान पहले ही लेवल 119 तक पहुंच चुका था, 5वें पुनर्जन्म से बस आधा कदम दूर। लेकिन पूरे 2 साल गुजरने के बावजूद वेस्टर्न फ्रंटियर से एक भी अपडेट ने उसके ब्रेक थ्रू को कंफर्म नहीं किया है। लुओ फैमिली की इंटेलिजेंस के मुताबिक मुरोंग शान उन पूरे 2 सालों से नॉन स्टॉप तैयारी कर रहा है, खुद को रोक कर रखा है ताकि वो 5th लेवल पर एक परफेक्ट असेंशन अचीव कर सके और ये इंश्योर करने के लिए कि कुछ भी गलत ना हो, वो स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड यूज करने का प्लान बना रहा है ताकि अपने एट्रीब्यूट्स को और भी आगे पुश कर सके। लुओ लियो कमरे में चारों तरफ देखता है और साफ तौर पर कहता है कि मुरोंग शान का डिवाइन विंड सीक्रेट रियल में एंटर करने का पूरा मकसद उस लिक्विड को सिक्योर करना है और उसे यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन के 5th स्टेज में एक फ्लॉलेस स्ट्राइक में ब्रेक करना है। अंकल निंग स्टन्ड होकर कांच पर गिर जाते हैं। स्पीचलेस ये ट्विस्ट कुछ ऐसा था जो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था। वो फिर से बोलने के लिए मुंह खोलते हैं, लेकिन निंग शुआंग तेजी से बीच में बोल पड़ती है। भले ही मुरोंग शान सेकंड टियर नोबल फैमिली से आता हो, वो अभी तक 5th लेवल पर नहीं पहुंचा है। वो कहती हैं कि निंग और लुओ फैमिलीज की कंबाइंड पावर के साथ भी उसे हराना शायद नामुमकिन हो सकता है। फिर वो आह भरती है और 2 साल पहले उससे मिलना याद करती है। सेकंड क्लास हाउस के एक और एलीट के साथ सफर करते हुए एक सीक्रेट रिल्म में एक रेयर अपॉर्चुनिटी पर टकराव हुआ और मुरोंग शान ने इसे एक सिंगल स्किल के साथ खत्म कर दिया। उस लड़ाई को देखने के बाद वो सच्चाई समझ गई। हालांकि वो सब सी रैंक लेबल्ड है, लेकिन उनके और उस जैसे किसी शख्स के बीच का फर्क एक बॉटमलेस अबिस है और अगर मुरोंग शान स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड चाहता है तो रियलिस्टिकली उनके पाने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। लेकिन वो पीछे झुकती है, अपने पैर क्रॉस करती है और कहती है कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। सीक्रेट रिल्म रिस्ट्रिक्शन से भरा हुआ है और मुरोंग शान शेप शिफ्ट टाइप क्लास का भी नहीं है। जब तक वो रियल में एंटर नहीं करते, कोई नहीं जानता कि चीजें कैसे मोड़ लेंगी। लुओ लियो बीच में आता है, मोराल गिरने देने से इनकार करते हुए वो अंकल निंग को उम्मीद न खोने के लिए कहता है। डिवाइन विंड सीक्रेट रिल्म में किस्मत कभी कभी रॉ स्ट्रेंथ पर हावी हो जाती है। सही मौके के साथ वो और शुआंग मुरोंग शान के करीब पहुंचने से पहले ही स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड पर ठोकर खा सकते हैं। अंकल निंग आखिरकार सांस छोड़ते हैं और मानते हैं कि जबकि स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड क्रूशियल है, उनकी जिंदगियां कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। अगर वो फेल होते हैं तो उन्हें कम से कम जिंदा वापस आना चाहिए और अगर वो सच में मुरोंग शान को नहीं हरा सकते तो उसे सौंप देना ही एकमात्र स्मार्ट चॉइस है। निंग शुआंग अचानक फट पड़ती है, उसकी आवाज रेजिडेंस में गूंजती है। इस एक्सपीडिशन से जो वो सबसे ज्यादा चाहती है वो स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड नहीं है, वो बदला है। उसके बाल जलते हुए धागों की तरह भड़क उठते हैं। जैसे ही वो अपना गोल डिक्लेयर करती है, वो ड्रैगन टेमर की जान चाहती है। इससे पहले कि टेंशन टूटे, लुओ लियो कैजुअली बीच में बोलता है और कहता है कि एक बार वो वापस आ जाए तो शादी की तैयारियां शुरू करने का वक्त होगा। कमरा जम जाता है, शुआंग की आंखें फैल जाती हैं और यहाँ तक कि लुओ लियो भी अकड़ जाता है। इससे पहले कि वो जल्दी से जवाब दे कि वो अंकल निंग की इच्छाओं का पालन करेगा और पूरी सीक्रेट रियल ट्रिप के दौरान शुआंग को प्रोटेक्ट करेगा। 3 दिन बाद हमारा बॉय और सीनियर एक गहरी घाटी से गुजरते हैं। सीनियर लैंडस्केप स्कैन करती है और कहती है कि ये जरूर वेस्टर्न बॉर्डर होना चाहिए और उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि फ्रंटियर इतनी दूर तक फैला हुआ है। वो आगे उड़ती है,
हैरान होते हुए कि यहाँ इतने लंबे समय तक रहने के बाद भी वो कभी इतनी गहराई में नहीं गई। हमारा बॉय हंसता है और पॉइंट आउट करता है कि ये जगह ये फैमिली से सिर्फ 2000 मील दूर है, वो कभी यहाँ कैसे नहीं आई। वो एक्सप्लेन करती है कि ये पूरा इलाका थर्ड क्लास नोबल फैमिलीज द्वारा गार्डेड है और बेसिकली आउटसाइडर्स के लिए एक फॉरबिडन जोन है, तुम उनकी मंजूरी के बिना एंटर नहीं कर सकते। वो एक भौं उठाता है पूछते हुए कि क्या थर्ड रेट फैमिलीज सच में इतनी नखरेबाज हैं। फिर वो सोचता है कि सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास नोबल्स कैसे होंगे। अगर नीचे वाले भी इतना घमंडी एक्ट करते हैं। वो बस मुस्कुराती है और उसे कहती है कि इसे ढंग से डिस्क्राइब करने का कोई तरीका नहीं है। वो उसे एक लुक देता है लेकिन शांत रहता है। जैसे ही वो आगे उड़ते हैं, इससे पहले कि वो फिर से बोल सके, वो अचानक आगे इशारा करती है। वो रहा डिवाइन विंड सीक्रेट रेलम का एंट्रेंस। एक विशाल भीड़ पहले ही इकट्ठा हो चुकी है। घाटी को शोर और रेस्टलेस एनर्जी से भरते हुए वो एंट्रेंस पर लैंड करते हैं। सीनियर लोगों के समंदर पर नजर डालती है और बड़बड़ाती है कि ये टर्न आउट इंसेन है, मुकाबला फियर्स होगा। जिस पल वो करीब आते हैं, फुसफुसाहटें ठंडी हवा की तरह भीड़ में दौड़ती हैं। वो ये फैमिली का ड्रैगन टीमर एक्चुअली आ गया। कोई स्नीयर करता है, दूसरा हंसता है। क्या उसे सच में लगा कि 2 छोटे एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज को मिटाने से वो स्ट्रांग बन गया? वो ज्यादा से ज्यादा कैनन फॉडर है। कोई उसका और मजाक उड़ाता है कहते हुए कि वो कुएं के नीचे मेंढक की तरह है, आसमान को कटोरा समझ रहा है। दूसरा ऐड करता है, लगभग खुशी से मैंने सुना है कि निंग फैमिली ने उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन भेजा है, बस उसे सीक्रेट रियल्म के अंदर स्लॉटर करने के लिए। सीनियर अपनी जीभ क्लिक करती है और उसे ट्रैश टॉक इग्नोर करने के लिए कहती है। जलन लोगों को लाउड बनाती है उसका अकेले का। लेवल 65 आधे लोगों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। हमारा बॉय बस कंधे उचकाता है कहते हुए कि वो जहां भी जाता है सेंटर ऑफ अटेंशन बनने का आदी हो गया है। वो भीड़ की तरफ इशारा करती है और एक्सप्लेन करती है कि इस बार ज्यादातर कंपेटिटर्स ट्रांसफॉर्मेशन टाइप क्लासेस हैं। वो एक ऊंचे आदमी की तरफ इशारा करती है और कहती है वो युआन जैंग है, लेवल 110 फाइटर, जो जायंट एप में ट्रांसफॉर्म होता है। बैटल के दौरान एक स्क्रीन व्यू में फ्लैश होती है। युआन जैंग लेवल 110 जायंट एप वेरिएंट ग्रेड सी वेस्टर्न टेरिटरी। फिर वो एक और फिगर की तरफ सिर हिलाती है। वो ली फैमिली का ली चिंगफिंग है। लेवल 110 भी एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइप जिसका बैटल फॉर्म क्रेन है। एक और स्क्रीन जल उठती है। ली चिंगफिंग लेवल 110 क्रेन मास्टर क्लास सी वेस्टर्न बॉर्डर सीनियर हमारे बॉय के करीब झुकती है और फुसफुसाती है कि ये दोनों बेसिकली आउटसाइडर नोबल फैमिलीज के बीच सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। अचानक एक ईगल जैसी चीख हवा को काटते हुए निकलती है। सब ऊपर देखते हैं। हमारा बॉय अपनी नजर उठाता है और शांति से कहता है कि वो आ गई है निंग फैमिली की। निंग शुआंग और लुओ फैमिली का। लुओ ल्यू शुआंग और लुओ ल्यू ड्रामेटिक फ्लेयर के साथ उतरते हैं। हवा में बाल लहराते हुए शुआंग के जलते हुए धागे आग की तरह टिमटिमा रहे हैं। वो हमारे बॉय और सीनियर के साथ नजरें मिलाते हैं, टेंशन इतनी घनी कि काटी जा सके। लेकिन इससे पहले कि कुछ एस्केलेट हो, सफेद एनर्जी का एक बर्स्ट पूरे एरिया में फूट पड़ता है। शोर बढ़ता है। शुआंग और लुओ ल्यू हिले हुए लगते हैं। कोई नहीं समझता कि अभी क्या हुआ। जैसे ही हमारा बॉय और सीनियर एक्सप्लोजन के सोर्स की तरफ मुड़ते हैं, कोई चिल्लाता है कि सीक्रेट रेलम खुल गया है। सफेद एनर्जी विशाल सिंकहोल के ऊपर वेस्टर्न डेजर्ट में भर जाती है। ब्राइटनेस इतनी इंटेंस है कि ये अपने आसपास सब कुछ डिस्टॉर्ट कर देती है। सीनियर एक नजर देखती है और कहती है सीक्रेट रेलम खुलने में बस कुछ पल दूर है। युआन तुरंत एक्साइटमेंट में फूट पड़ता है हंसते हुए कि उसने इस पल के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। हमारा बॉय अपना लाइटनिंग स्टोन पकड़ता है और रियलाइज करता है कि टेलीपोर्टेशन स्टोन अब एक्टिव है। एक सिस्टम स्क्रीन अपीयर होती है अनाउंस करते हुए कि डिवाइन विंड सीक्रेट रेलम ऑफिशियली खुल गया है। एक और स्क्रीन फॉलो करती है एक्सप्लेन करते हुए कि डिवाइन विंड टेलीपोर्टेशन स्टोन एक हाई क्वालिटी कंज्यूमेबल है जो यूजर को सीधा सीक्रेट रेलम एंट्रेंस पर भेजता है। युआन अपना स्टोन पकड़ता है और भी पंप्ड हो जाता है। वो सबको कहता है स्टे शार्प और फिर एक बैटल हंग्री मेनियक की तरह एक्ट करते हुए डिक्लेयर करता है कि एक बार अंदर जाने पर सारे दुश्मन कुचल दिए जाएंगे। वाइल्ड तरीके से हंसते हुए वो सीक्रेट रेलम में कदम रखता है। जैसे ही हमारा बॉय अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन पकड़ता है, सीनियर उसे ध्यान से देखती है। वो बोल ही रहा होता है जब वो अचानक ऊपर इशारा करती है। एक टिमटिमाती हुई गुलाबी रोशनी आसमान में ऊपर दिखाई देती है। कोई और आ गया है। तुरंत बाद नीली एनर्जी का एक बर्स्ट जमीन पर डेटोनेट होता है। जैसे ही एक और फिगर लैंड करता है, लुओ ल्यू शांति से कमेंट करता है कि एक सच्चे एक्सपर्ट की अराइवल हमेशा एक यूनिक प्रेजेंस कैरी करती है। शुआंग पास खड़ी होकर सीन को घूरती है, समझने की कोशिश कर रही है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। भीड़ एक्साइटेड मर्मर्स में फूट पड़ती है। एनर्जी तूफान से पहले की शांति की तरह बिल्ड हो रही है। भीड़ हाँफती है। जैसे ही एक न्यू कमर उतरता है, लोग फुसफुसाते हैं कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, बहुत एलिगेंट, बहुत अनरियल, जैसे कोई चांदनी से बनाया गया हो। एक आवाज आखिरकार वो नाम बड़बड़ाती है जो बाकी सब कहने के लिए बहुत स्टंड है, मुरोंगशान। मुरोंगशान एक हाथ कैजुअली अपनी पॉकेट में डाले हुए चलता है, किसी ऐसे शख्स के एफर्टलेस कॉन्फिडेंस के साथ मूव करते हुए जो कभी नहीं हारा, और मर्मर्स फैलती हैं। अगर एक सेकंड ईयर नोबल फैमिली भी आ गई है तो कंपटीशन सिर्फ फियर्स नहीं है, ये डरावना है। एक नई स्क्रीन फ्लैश करती है। मुरोंगशान लेवल 119 रैंक बी वेस्टर्न बॉर्डर क्लैन। सीनियर की आंखें तुरंत फैल जाती हैं। वो मांग करती है कि ये रिडिकुलसली फ्लैशी बंदा कौन है। यहां तक कि हमारा बॉय भी ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है। जोर से सोचते हुए कि क्या मुरोंगशान भी सच में डिवाइन विंड सीक्रेट रेलम में एंटर कर रहा है, वो उसे एक लुक देती है, पूछते हुए कि वो किसी इतने इंपॉर्टेंट शख्स को कैसे नहीं पहचानता। वो सीधा मानता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि मुरोंगशान कौन है, लेकिन फिर वो कुछ अनसेटलिंग ऐड करती है। वो रियल्म के अंदर अलाउड हर थर्ड टीयर नोबल फैमिली को जानती है। एक सेकंड टीयर फैमिली का आना कोई सेंस नहीं बनाता। किसी ने जरूर उन्हें चुपचाप इकट्ठा किया होगा। हमारा बॉय मुरोंगशान को घूरता है, तुरंत सेंस करते हुए ये आदमी निंग शुआंग से भी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन फिर अचानक कमेंट करता है कि हमारा बॉय जरूर किसी लो रैंकिंग नोबल फैमिली से आता होगा, अगर वो मुरोंगशान को भी नहीं पहचानता। वो एक्सप्लेन करता है कि मुरोंगशान एक यंग प्रोडिजी है जो अपने 5th रीइंकार्नेशन की तैयारी कर रहा है। पावरफुल मुरोंग फैमिली का वारिस, एक सच्चा सेकंड क्लास नोबल हाउस। सीनियर भड़क उठती है, मांग करते हुए कि एक सेकंड टीयर नोबल थर्ड टीयर फैमिलीज के लिए बने सीक्रेट रियल्म का एम क्यों करेगा। लुओ ल्यू अपने बाल ड्रामेटिकली फ्लिप करता है और ये फैमिली के वीक इंटेलिजेंस नेटवर्क का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि ये ऑब्वियस है, मुरोंगशान स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड के लिए आया है जिसकी उसे 5th लेवल ऑफ कल्टिवेशन तक पहुंचने के लिए जरूरत है, और अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो किसी और का कोई चांस नहीं है। ली किंगफिंग गहरी सांस लेता है। अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन पकड़ते हुए वो बड़बड़ाता है कि मुरोंगशान शेप शिफ्टर भी नहीं है। इससे पहले कि वो सीक्रेट रियल्म में कदम रखता है, गायब होते हुए वो ऐड करता है कि इन स्पेशल रूल्स के नीचे ली फैमिली भी अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। हमारा बॉय खामोशी से सुनता है, सोचते हुए कि क्या मुरोंगशान
ट्रांसफॉर्मेशन सच में ट्रांसफॉर्मेशन टाइप नहीं है। इस दौरान लुओ लियू एक एग्जैजरेटेड आह भरता है, कहते हुए कि उसने जरूर यंग मास्टर मुरोंग के सामने खुद को शर्मिंदा कर दिया। वो बड़बड़ाता है कि थर्ड रेट नोबल हाउसेस अनकल्चर्ड जानवरों से भरे हैं, लेकिन लुओ फैमिली की सुपीरियर इंटेलिजेंस की वजह से वो कम से कम बेहतर इन्फॉर्म्ड है। मुरोंग शान उसे सुनता है, लेकिन उसे एक नजर भी नहीं देता। वो बस अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन एक्टिवेट करता है और रोशनी की एक लपक में गायब हो जाता है। लुओ लियू बीच सोच में जम जाता है, फिर से स्टंड। वो डिसाइड करता है कि उसने क्लियरली कोई इंप्रेशन नहीं बनाया। फिर वो सीधा खड़ा होता है और कहता है कि क्योंकि ज्यादातर कंपेटिटर्स आगे चले गए हैं, अब उनकी बारी है। वो शुआंग को पुकारता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। वो सीनियर और हमारे बॉय को घूर रही है, आंखें अनकहे इरादे से शार्प हैं। सीनियर करीब आती है, अपना हाथ धीरे से हमारे बॉय के गाल पर रखती है। वो उसका चेहरा पकड़ती है और माफी मांगती है, कहते हुए कि उसने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेकंड क्लास नोबल फैमिलीज अपीयर होंगी। वो उसे फिर से वार्न करती है कि उसे अंदर बेहद केयरफुल रहना होगा, लेकिन हमारा बॉय बस मुस्कुराता है, उसे अश्योर करते हुए कि वो किसी से नहीं हारेगा। वो उसे हायर नोबल्स के उसकी प्रेजेंस नोटिस करने से पहले जल्दी लौटने के लिए कहता है। सीनियर हाँ में सिर हिलाती है, मानते हुए कि वो अपनी लिमिट समझती है। अभी वो ये फैमिली की ज्यादा मदद नहीं कर सकती, लेकिन एक बार वो लेवल 100 पहुंच जाए, वो ये फैमिली को एक प्रेस्टिजियस एरिस्टोक्रेटिक क्लैन में रेज करने का वादा करती है। ये सुनकर हमारा बॉय तुरंत उसकी कलाई पकड़ता है, उसका हाथ अपनी गर्दन तक खींचता है और कहता है कि ये डील है। वो अग्री करती है। आग उसके आसपास हल्की टिमटिमाती है। जैसे ही वो कूदकर दूर जाती है, वो वादा करती है कि जब वक्त आएगा वो और ये फैमिली दोनों उसके पीछे खड़े होंगे। वो उसकी अच्छी खबर सुनने का इंतजार करेगी। हमारा बॉय अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन एक्टिवेट करता है, उसकी एनर्जी को अपने आसपास लपेटते हुए महसूस करता है। वो उसे चिंता न करने के लिए कहता है और फिर सीक्रेट रियल्म में गायब हो जाता है। शुआंग पोर्टल के सामने खामोशी से खड़ी रहती है, उसमें गहराई से घूरते हुए लुओ लियू उसके बगल में कदम रखता है, एक हाथ उसके कंधे पर रखता है और कहता है कि वक्त आ गया है। शुआंग सांस छोड़ती है, बड़बड़ाते हुए कि बाहर वैसे भी बहुत शोर हो रहा है, और उसके साथ आगे बढ़ती है। सीक्रेट रियल्म के अंदर हमारा बॉय हल्के से लैंड करता है, अभी भी टेलीपोर्टेशन स्टोन पकड़े हुए, सिर्फ ये रियलाइज करने के लिए कि ये पहले ही जल चुका है। एक मैसेज फ्लैश होता है। डिवाइन विंड सीक्रेट रियल्म में ऑफिशियल एंट्रेंस मार्क करते हुए वो मन ही मन सोचता है कि एक बार अंदर आने पर बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, जीतना या अंत तक जिंदा रहना। आधे रास्ते से पीछे हटने जैसी कोई चीज नहीं है। एक सिस्टम स्क्रीन अपीयर होती है। डिवाइन विंड सीक्रेट रियल्म हैज ऑफिशियली बिगन, टोटल पार्टिसिपेंट्स 13 फीट। उसे हर रूल याद रखना होगा। डिवाइन विंड सीक्रेट रियल्म का फाइनल रिवॉर्ड गोल्ड टेम्परिंग लिक्विड है। इसे पाने के बाद यूजर को चैलेंज खत्म करने के लिए गॉड टेम्परिंग पूल की एक्टिवेट करनी होगी। एक और स्क्रीन करंट स्टैट्स लिस्ट करती है। रिमेनिंग प्लेयर्स 13/13, रिमेनिंग फ्रैगमेंट्स 26/39, फ्रैगमेंट्स हेल्ड 1/13, कीज हेल्ड 0.1। एक्सप्लेनेशन जारी रहती है। स्पिरिट टेम्परिंग पूल खोलने के लिए 3 कीज रिक्वायर्ड हैं। हर की 13 फ्रैगमेंट्स में डिवाइडेड है। हर पार्टिसिपेंट एक फ्रैगमेंट के साथ शुरू करता है और बचे हुए 26 रियल्म भर में फैले हुए हैं। जो कोई भी पहले 13 फ्रैगमेंट्स इकट्ठा करता है वो गॉड टेम्परिंग पूल की कंप्लीट करता है, और एक बार कोई फुल की फॉर्म कर लेता है तो उसकी लोकेशन सबको रिवील हो जाती है। एक नई नोटिफिकेशन अपीयर होती है, उसने एक की फ्रैगमेंट ऑब्टेन किया है। हमारा बॉय ग्रिन करता है, ये सिस्टम इंटरेस्टिंग है। उसे 12 और फ्रैगमेंट्स चाहिए, या तो उन्हें वाइल्ड में ढूंढकर या दूसरों से छीनकर, और एक बार कोई की कंप्लीट करता है और उसकी पोजीशन पब्लिक हो जाती है तो पूरा रियल्म केओस में डूब जाएगा। वो सीक्रेट रियल्म में गहराई में कूदता है, दरकाते हुए पत्थर पर लैंड करता है। जैसे ही हवा उसके पास से गुजरती है, फ्रैगमेंट्स के बिना पार्टिसिपेंट्स डेफिनेटली किसी भी कमजोर से चुराना शुरू कर देंगे, और जो स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कमजोर है वो बस किसी और के लिए सारी मेहनत करते रह जाएंगे। एक शार्प ग्रिन उसके चेहरे पर फैल जाती है। वो फुसफुसाता है कि वो तैयार है। चैप्टर 184। जिस पर डिवाइन रॉयल सीक्रेट रियल्म अपने रूल्स लिस्ट करना खत्म करता है, एक कोड नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। चैलेंज शुरू होने में 3 सेकंड्स। हमारा बॉय अपनी सांसें स्थिर करता है। जैसे ही काउंटडाउन खुलता है 3, उसका स्टांस शार्प होता है। 2, उसकी नजर सिकुड़ती है, एक हल्की ग्रिन बनती है। आखिरकार ये शुरू होता है। सफेद एनर्जी का एक अंधा कर देने वाला सर्ज बाहर फूट पड़ता है। दुनिया प्योर ब्राइटनेस में घुल जाती है, इतनी इंटेंस कि उसका विजन कांपने लगता है। वो अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी खोलने के लिए फोर्स करता है, एडजस्ट करने के लिए स्ट्रगल करते हुए। जैसे ही शेप्स धीरे धीरे लौटते हैं, जब धुंध साफ होती है, वो रियलाइज करता है कि वो डिवाइन रॉयल सीक्रेट रियल्म के पीक फॉरेस्ट में अपीयर हुआ है। टेरेन ब्रूटल है, अनस्टेबल चट्टानों पर ढेर लगे हुए नुकीले पत्थर। जिस पर वो आगे बढ़ता है, एक विशाल बोल्डर ऊपर से क्रैश होता है। वो अपनी जीप क्लिक करता है, तुरंत समझते हुए कोई भी क्लास जो फ्लाइट पर रिलाई करती है उसके लिए यहाँ सर्वाइव करना एक बुरा सपना होगा। जैसे ही वो जंगल में गहराई में जाता है, एक आवाज अचानक उसके पीछे गूंजती है। उसके लकी होने का मजाक उड़ाते हुए वो जम जाता है। कोई जमीन पर जोर से पैर पटकता है। धूल हिलाते हुए जैसे ही एक जायंट फिगर परछाइयों से बाहर निकलता है, वो आदमी एक डी रैंक फैमिली के बच्चे के बगल में स्पॉन होने के बारे में बड़बड़ाता है। वो भारी भरकम जानवर आगे चलता है, हर हाथ में ट्विन बेड्स पकड़े हुए। एक शैतानी ग्रिन उसके चेहरे पर फैलती हुई एक स्क्रीन अपीयर होती है। वैंग लेवल 105, बीस्ट टेमर वेस्टर्न बॉर्डर, सी रैंक वैंग जोर से हंसता है, हमारे बॉय को सीधा उसके पास डिलीवर किया गया फ्री एपेटाइजर कहते हुए। लेकिन हमारा बॉय बस स्मर्क करता है। एनर्जी उसके हाथों के चारों तरफ उठते हुए तूफान की तरह लिपट जाती है। अगर कुछ है तो वो सोचता है कि वैंग सही है। यहाँ कोई लकी है, लेकिन वो वैंग नहीं है। वैंग दहाड़ता है कि ये उसका डिवाइन ड्राइंग सीक्रेट रियल्म में एंटर करने का दूसरा मौका है। उसकी बॉडी फूलती है, मसल्स बाहर फट पड़ते हैं। जैसे ही वो एक जायंट फॉर्म में एंटर करता है, नसें एग्रेसिवली पल्स करती हैं। जैसे ही वो डिक्लेयर करता है कि एक मामूली समनर को यहाँ प्राउड एक्ट करने का कोई हक नहीं है, एक नई स्क्रीन अपीयर होती है। लॉर्ड ऑफ पर्गेटरी डिस्क्राइब करते हुए वो आर्मर जो किसी भी हथियार में शिफ्ट हो सकता है और रिस्टोर होने पर यूजर के लेवल के बराबर स्ट्रेंथ बूस्ट करता है। वैंग का लेवल 110 है। हमारा बॉय शांति से ऑब्जर्व करता है, नोट करते हुए कि ब्लेड एक्चुअली एक स्पेशल स्किल द्वारा रीशेप किया गया आर्मर है, और इंटरेस्टिंग इस जानवर के पास यहाँ का एक्सपीरियंस है। वैंग चिल्लाता है कि अकेले उसके पंच में लगभग 12,000 स्ट्रेंथ है। वो चार्ज करता है, मुट्ठियां गिरते हुए पहाड़ की तरह घुमाते हुए। एक और स्क्रीन फ्लिकर करती है। लॉर्ड ऑफ पर्गेटरी ग्रांट्स 105/110 स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट। हमारे बॉय का एक्सप्रेशन डगमगाता नहीं है, ये लड़ाई पहले ही उसकी है। जैसे ही वैंग अपना पंच आगे फेंकता है,
हमारा बॉय बस अपने हाथ उठाता है और उसे हवा में पकड़ लेता है। उस मैसिव फोर्स को वही रोक देता है। पावर उसके चारों तरफ लहराती है। शॉक वेव उसकी बॉडी से टकराकर बिना नुकसान पहुंचाए टूट जाती है, जैसे कि अटैक हवा के झोंके से ज्यादा कुछ न हो। वो अपना सिर टेढ़ा करता है, लगभग बोर होते हुए पूछता है कि क्या डिवाइन ड्रॉइड सीक्रेट रेल्म में हर कोई इतना कमजोर है? अरे 12,000 स्ट्रेंथ उसे इंप्रेस करने के लिए है। वैंग जम जाता है। पैनिक उसकी रीढ़ की हड्डी में रेंगता है। लेवल 65। कोई ड्रैगन समझ नहीं। हर फैक्ट जो वो जानता है वो चीख रहा है कि हमारे बॉय को 10,000 प्लस पंच ब्लॉक करने के काबिल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ वो उसे खिलौने की तरह पकड़े हुए है। हमारे बॉय की आंखें शार्प होती हैं। वो कहता है कि जो फ्रैगमेंट सीधा उसके दरवाजे पर डिलीवर किए गए हैं वो अब उसके हैं। फिर उसका ऑरा फूट पड़ता है। रॉ पावर बाहर एक्सप्लोड करती है जैसे ही वो वैंग को एक सिंगल स्ट्राइक के साथ धकेलता है। वैंग पहाड़ों के आर पार ब्लास्ट होता है। एक के बाद एक चोटी से टकराता हुआ आग उसके पीछे डेटोनेट होती है। आसमान रोशन हो जाता है जैसे ही उसकी बॉडी वायलेंटली क्लिफ से नीचे बाउंस करती है। जब तक वो नीचे जमीन पर स्लैम करता है वो खांस रहा है, डेज्ड है, मुश्किल से यकीन कर पा रहा है कि वो अभी भी जिंदा है। एक आवाज ऊपर से आती है, बेशक वो जिंदा है। वैंग डर के मारे ऊपर देखता है। हमारा बॉय चोटी पर खड़ा है, एक चेन पकड़े हुए जो वैंग के पैर के चारों तरफ कसकर लिपटी हुई है। एक स्क्रीन फ्लिकर करती है। वैंग के ब्लेड आर्मर का साइड फंक्शन रिवील करते हुए कैसे ये एक हुक साइड लॉन्च करता है जो टारगेट को पियर्स करके वापस खींचता है, सिवाय इसके कि अब ये उसके खिलाफ यूज किया जा रहा है। वैंग कांप उठता है, खौफनाक सच्चाई रियलाइज करते हुए हमारे बॉय ने लॉर्ड ऑफ पर्गेटरी आर्मर को ऐसे तोड़ दिया जैसे वो कागज का बना हो। उसके स्टैट जरूर 10,000 से कहीं आगे होने चाहिए, शायद 100,000 भी निंगशुआंग की तरह। हमारा बॉय फ्राउन करता है, पूछते हुए कि वो क्या बड़बड़ा रहा है। वो उसे 2 चॉइसेस देता है, इसलिए बेहतर होगा कि वो ध्यान से सुने। पहली चॉइस अपने फ्रैगमेंट सौंप दे और रास्ता दिखाए, क्योंकि ये रियल्म के अंदर उसका दूसरा मौका है। दूसरी चॉइस रिलीज कर दिया जाए और नीचे बॉटमलेस अबिस में गिर जाए। टूटे हुए गियर, टूटी हुई हड्डियों और उड़ने की एबिलिटी ना होने के कारण वो 1 सेकंड भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वैंग तुरंत टूट जाता है, ससकते और चीखते हुए कि वो पहला ऑप्शन चुनता है। वो सब कुछ सौंप देगा, वो रास्ता दिखाएगा, कुछ भी। हमारा बॉय चेन खींचता है, आदमी को वापस ऊपर खींचता हुआ। जब वैंग फिर से सॉलिड ग्राउंड पर पहुंचता है, कांपता हुआ, हमारा बॉय उसे वार्न करता है कि वो भागने के बारे में सोचे भी नहीं। वैंग कसम खाता है कि वो नहीं करेगा। बार बार कांपते हाथों से फ्रैगमेंट सौंपते हुए वो हमारे बॉय का उसे छोड़ने के लिए शुक्रिया अदा करता है और आगे के सफर में काम आने का वादा करता है। हमारा बॉय उसे शांति से देखता है और पूछता है कि क्या वो सच में इस बारे में कॉन्फिडेंट है, क्या उसने अपनी पहली कोशिश के दौरान रिल्म का ज्यादातर हिस्सा मैप किया था। वैंग अपने आंसू पोंछता है और कहता है कि वो सब कुछ जानने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन वो फियर्स बीस्ट्स द्वारा गार्डेड ज्यादातर ट्रेजर चेस्ट लोकेशन से वाकिफ है। वैंग एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि डिवाइन रूइंस सीक्रेट रेल्म के अंदर ट्रेजर चेस्ट्स ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा कीमती हैं। वो सिर्फ की फ्रैगमेंट्स नहीं बांटते, वो रेयर ट्रेजर्स भी ड्रॉप करते हैं और उनमें से 3 मिथिकल रियल्म आर्टिफैक्ट्स हैं। इनमें से एक भी सिक्योर करना पूरी लड़ाई को तुरंत पलट सकता है। पहला रिल्म टॉलिस्मन है, एक कंज्यूमेबल जो सिर्फ रिल्म के अंदर काम करता है। अगर इसका होल्डर डिवाइन रूइंस सीक्रेट रिल्म के अंदर मर जाता है तो टॉलिस्मन अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और उन्हें फुल एचपी के साथ रिवाइव कर देता है। जिस पल यूजर रिल्म छोड़ता है टॉलिस्मन गायब हो जाता है। दूसरा आर्टिफैक्ट फॉरबिडन मैजिक स्टोन सील है। एक बार एक्टिवेट होने पर ये एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जहां कोई भी स्किल्स कास्ट नहीं कर सकता। हर फाइटर को रॉ फिजिकल कॉम्बैट में फोर्स करता है। दूसरा सील यूज करने से इफेक्ट पूरी तरह कैंसिल हो जाता है। और फिर आखिरी आर्टिफैक्ट है उन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग गॉड हंटिंग हेवी क्रॉसबो। बाकियों के उलट पूरे रियल में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है। ये इस जगह का सबसे डेडली हथियार है जो 2 मिलियन से कम स्टैमिना वाले किसी भी चीज को तुरंत मारने के काबिल है। वैंग कहता है कि ज्यादातर न्यूकमर्स फ्रैगमेंट्स इकट्ठा करने पर इतने फोकस्ड होते हैं कि वो कभी रियलाइज नहीं करते कि असली प्रायोरिटी इस क्रॉसबो को ढूंढना है। हमारा बॉय मन ही मन मानता है कि उसे इनमें से किसी भी चीज का कोई आइडिया नहीं था। वैंग के दावे रिलायबल हैं या नहीं, ये अभी भी डिबेट का विषय है, लेकिन क्योंकि वैंग चेस्ट लोकेशंस जानता है और चेस्ट्स वैसे भी फ्रैगमेंट्स देते हैं तो उसे टेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। वो अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन वैंग के हाथ में रखता है और उसे रास्ता दिखाने के लिए कहता है। वैंग फिर से शुक्रगुजार होकर झुकता है। उसे स्पिरिट टेम्परिंग लिक्विड पाने में मदद करने का वादा करते हुए दोनों रियल में गहराई तक सफर करते हैं। ट्रेल के साथ साथ उनका सामना बीस्ट गार्डेड चेस्ट से होता है, जैसा वैंग ने डिस्क्राइब किया था, और उनमें से कोई भी सो कॉल्ड फियर्स बीस्ट्स हमारे बॉय के सामने एक सांस से ज्यादा नहीं टिकते। आखिरकार उन्हें अपना पहला रियल आर्टिफैक्ट मिलता है। एक स्क्रीन अपीयर होती है डिवाइन ड्रॉइड सीक्रेट टैलिस्मन दिखाते हुए लेजेंडरी ग्रेड एक कंज्यूमेबल जो होल्डर को फुल एचपी के साथ रियल के अंदर रिवाइव करता है और उनके जाने पर गायब हो जाता है। हमारा बॉय मानता है कि वो वैंग पर थोड़ा भरोसा करने लगा है, लेकिन वैंग के अजीब तौर तरीके अभी भी उसे सतर्क करते हैं। वो अपना गार्ड पूरी तरह गिराने से इनकार करता है। चैप्टर 185 डिवाइन रूइंस सीक्रेट रेल्म पीक फॉरेस्ट। सब कुछ इस विशाल इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड का हिस्सा था। भले ही वैंग शुरू से अजीब बिहेव कर रहा था, वो लू को नियो और ट्रेयाक आर्च के ट्रेजर चेस्ट की तरफ अजीब सटीकता के साथ गाइड करता रहा। लू अभी के लिए फॉलो करता रहा। यकीन था कि वैंग कुछ बड़ा छुपा रहा है। जब वो सोच विचार कर रहा था, लू अचानक आगे शूट हुआ हवा को चीरते हुए जैसे कोई डॉल्फिन समंदर की सतह तोड़ रही हो तेजी से, और तेज एक्सेलरेट करते हुए उसके पीछे वैंग ऑ में चिल्लाया, यंग मास्टर लू को अनइमेजिनेबल बताते हुए, और कहा कि उन्हें फॉलो करना उसका अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था। लू फिर धीमा हुआ। उसने बस उसे चापलूसी बंद करने के लिए कहा। उसने अभी तक एक भी फ्रैगमेंट नहीं देखा था गॉड हंटिंग हेवी क्रॉसबो, तो दूर की बात है जो वैंग ने प्रॉमिस किया था। वैंग की आवाज टूट गई जैसे ही वो खुद को डिफेंड करने के लिए भागा, इंसिस्ट करते हुए कि वो कभी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा और जो कुछ उसने कहा वो सच था। उसने जल्दी से ऐड किया कि रियल बिखरे हुए चेस्ट से भरा हुआ था। अगर वो फ्रैगमेंट से गॉड हंटिंग क्रॉसबो चाहते थे तो उन्हें किसी और से पहले उन्हें लूटना होगा। जिस पर लू ने टच डाउन किया, उसने फ्लिप किया, अगला चेस्ट खोला और वो भी सरप्राइज में रुक गया जो उसमें से बाहर फूटा।
वैंग लगभग गिर गया चिल्लाते हुए कि लू की किस्मत नेचर के हर कानून को डिफाई करती है। उसके पीछे आदमी चिल्लाया कि यह दूसरा आर्टिफैक्ट था, जिसका मतलब था कि गॉड हंटिंग क्रॉसबो पास ही होना चाहिए। एक स्क्रीन लू की आंखों के सामने मटेरियलाइज हुई। मैजिक बैनिंग शेल सील, इसे सिर्फ डिवाइन रूइंड सीक्रेट रम के अंदर यूज किया जा सकता था और यह 5 किलोमीटर का डोमेन जनरेट करता था जहां कोई स्किल्स कास्ट नहीं की जा सकती थी। दूसरा सील एक्टिवेट करने से फील्ड तुरंत कैंसिल हो जाता था। लू वापस चेस्ट की तरफ मुड़ा। अंदर की आग मध्यम हो रही थी, फिर भी चमकती हुई फ्लेम लाइक एनर्जी की लहरें बाहर गिर रही थीं। वो बड़बड़ाया कि अभी और भी था एक सुनहरा स्क्रोल। धीरे से व्यू में ऊपर उठा। एन्चांटमेंट वेपन ब्रेक थ्रू स्क्रोल। एक और स्क्रीन ने इसका इफेक्ट एक्सप्लेन किया। लेजेंडरी प्लस वेपन को इवॉल्व करने के काबिल 25% सक्सेस रेट के साथ वैंग ऐसा लग रहा था जैसे वो एक्साइटमेंट से फट जाएगा। वो चिल्लाया कि 20% से ज्यादा सक्सेस वाले स्क्रोल्स अनइमेजिनेबली रेयर थे, इतने रेयर कि प्रोफेशनल एन्चांटर्स भी एक क्राफ्ट करने में स्ट्रगल करते थे। उसने इंसिस्ट किया कि लू अब सिर्फ लकी नहीं था, वो एग्जिस्टेंस के एक पूरी तरह अलग प्लेन पर था। लू ने इस पर सोचा। उसकी तलवार और धनुष दोनों लेजेंडरी प्लस थे और डिवाइन बोन आर्मर उसके पीछे होने के साथ अपने डार्क सर्पेंट बो पर ब्रेक थ्रू अटेम्प्ट का रिस्क लेना वर्थ इट था। इक्विपमेंट फेलियर पर भी नहीं टूटेगा। उसने स्क्रोल एक्टिवेट किया। अगली स्क्रीन फ्लैश हुई। डार्क सर्पेंट बो ड्रैगन रोर लेजेंडरी प्लस। वैंग पूरी तरह अपना आपा खो बैठा, बार बार होली क्रैप चिल्लाते हुए। जैसे ही चेस्ट से गोल्डन एनर्जी फूट पड़ी, एक और विंडो अपीयर हुई, रिवील करते हुए डार्क सर्पेंट बो डार्क ड्रैगन रोर लेजेंडरी प्लस स्ट्रेंथ प्लस 59 प्लस 118 के साथ डिटेल्ड एनालिसिस टेक्स्ट की लहरों के बाद लू तुरंत समझ गया। बेस स्टैट्स अब मायने नहीं रखते थे। असली ताकत सारे एट्रीब्यूट्स के 30% बूस्ट से आती थी जो उसके डिवाइन बोन आर्मर की पावर को मल्टीप्लाई करती थी, और ड्रैगन रोर एरोज अब एडिशनल 45% एट्रीब्यूट बूस्ट कैरी करते थे, प्लस पियर्सिंग डैमेज जो 1 मिलियन के 45% के बराबर था। कोई भी मेजर क्लैन कभी ऐसे हथियार को टॉलरेट नहीं करेगा जो गॉड हंटिंग क्रॉसबो को चैलेंज करने के काबिल हो। ठीक तभी उसका ट्रायर मैप सिस्टम पल्स हुआ। उसकी सांस थम गई। क्या ये वही है? उसने मैप आइकन टैप किया और एक स्क्रीन अपीयर हुई लू फैन ट्रेजर मैप की डिलीवरी पर कंग्रेचुलेट करते हुए। डिवाइन टियर ट्रायर मैप जो उसने इतने लंबे समय से नहीं देखा था, आखिरकार उसके पास लौट आया। जैसे ही लू ने इसे स्टडी किया, वैंग ने चेस्ट जोर से बंद किया और जल्दी से पास आया, अर्ज करते हुए कि उन्हें कैंप करना चाहिए क्योंकि देर हो रही थी। लू ने उसे तुरंत चुप करा दिया। आराम करना ऑप्शन नहीं था। वो पूरी रात फ्रैगमेंट्स इकट्ठा करेंगे। एक ग्लोइंग इंटरफेस ने स्टेट किया डिवाइन रूइंड सीक्रेट रियल्म एरिया लेवल 100 to 200 फीट। लू ने मैप टैप किया और वैंग को बात करना बंद करने और फोकस करने के लिए कहा। उसे जानना था कि इस रियल्म में कहां वो ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जो झील में हड्डियों से भरी हो। वैंग ने दावा किया कि वो जगह जानता है, लेकिन वार्न किया कि ये कम से कम 2 दिन का सफर है। उसने घबराहट में ऐड किया कि लू नॉर्मल चैलेंजर्स से कहीं तेजी से प्रोग्रेस कर रहा था, जिनमें से ज्यादातर को फाइनल स्टेज तक पहुंचने में आधा महीना लगता था, इसलिए उन्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। लू ने सब इग्नोर कर दिया। 2 दिन ठीक थे, वो अभी निकल रहे थे और बेहतर होगा। वैंग उसे तुरंत अलर्ट करे अगर वो रास्ते में कोई ट्रायर चेस्ट स्पॉट करे। वैंग डेस्परेटली लू की पेस मैच करने के लिए स्ट्रगल करता रहा। जैसे ही वो आगे बढ़े, नॉन स्टॉप हांफते हुए, जबकि लू एक फैंटम की तरह आगे ग्लाइड कर रहा था। 2 दिन बाद वैंग के कोलैप्स होने की कगार पर वो घनी झाड़ियों से गुजरे लू के ख्याल एक पल के लिए भटक गए। डिवाइन बॉर्न एंशिएंट गॉड वॉर के बाद से उसने 3 डिवाइन ग्रेड ट्रायर मैप्स इकट्ठा किए थे, फिर भी रियल्म हंटर ब्लैक रैट कभी नहीं जानता था कि कोई कहां लोकेटेड है। ये मैप रियल्म के अंदर ही था, इसलिए उसे जल्द से जल्द खजाना ढूंढना था। अफसोस वैंग उड़ नहीं सकता था। उनकी पेस इसकी वजह से सफर कर रही थी। फिर भी वैंग ने उसे दर्जनों चेस्ट्स खोलने में मदद की थी और लू के पास उसकी वजह से पहले ही 5 फ्रैगमेंट्स थे। लू रुक गया। वैंग ने कमजोरी से आगे इशारा किया, कहते हुए कि वो पहुंच गए हैं। लू ने एरिया सर्वे किया और तुरंत पहचान लिया डिवाइन रूइंड सीक्रेट रियल्म बोन लेक। ये मैप से परफेक्टली मैच करता था। उसने वैंग को वहीं रहने और आराम करने के लिए कहा। वो बाकी अकेले हैंडल करेगा। वैंग पैनिक हुआ, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया। उसने लू को याद दिलाया कि वो वैसे भी उड़ नहीं सकता और अगर उसने भागने की कोशिश भी की तो लू उसे तुरंत पकड़ लेगा, खासकर अब जब वो मुश्किल से खड़ा हो सकता था। एक स्क्रीन अपीयर हुई लू के खजाने की लोकेशन की तरफ। अप्रोच को मार्क करते हुए उसने अज्यूम किया कि इनाम झील के बॉटम पर है और डाइव करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया वो जम गया। हड्डियां शोरलाइन पर ढेरों में पड़ी थीं और फिर भी झील खाली नहीं थी। एक लड़ाई पहले से चल रही थी। एक सफेद चिड़िया एक हल्किंग गोरिल्ला टाइप क्रीचर पर चिल्लाई। उसे धीमा कहते हुए गोरिल्ला वापस भुनकर चिड़िया को चुप रहने और हमला करने के लिए कहते हुए मॉन्स्टर्स और बीस्ट्स पानी की सतह पर वायलेंटली टकराए। एक स्क्रीन फ्लिकर हुई बोन लेक जायंट क्रोकोडाइल लेवल 120 फीट। सफेद चिड़िया ऊपर से सूप चिल्लाते हुए कि ये फैमिली का ड्रैगन टेमर आ गया है और उन्हें उसके इंटरफेयर करने से पहले लड़ाई खत्म करनी होगी। 2 और स्क्रीन्स अपीयर हुई। लिकिंग फिंग क्रेन फॉर्म लेवल 110 क्रेन मेज सी रैंक नोबल हाउस वेस्टर्न टेरिटरीज। युआन जंग लेवल 110 जायंट एप वॉरियर क्लास सी रैंक नोबल हाउस वेस्टर्न टेरिटरीज। गोरिल्ला दहाड़ा डिक्लेयर करते हुए कि वो जायंट क्रोकोडाइल को रोके रखेगा जब तक बाकी न्यू कमर को ब्लॉक करते हैं। वो क्रोकोडाइल से टकराया लहरें क्रैश करवाते हुए जैसे ही बीस्ट वाइल्ड तरीके से थ्रैश हुआ, गोरिल्ला चिल्लाया कि अगर उन्होंने ये फैमिली के ब्रैड को हरा दिया तो वो एक सॉलिड अलायंस बना सकते हैं। सीन शिफ्ट हुआ। एक मास्क आदमी उन्हें देख रहा था। उसकी आवाज बर्फीली थी। जैसे ही उसने कहा कि कोऑपरेट करने पर राजी होने के बावजूद उन्होंने तुरंत अपना वादा तोड़ दिया, तो अब उन्हें पहले अपनी वफादारी साबित करनी होगी। एक स्क्रीन लू की आंखों के सामने फ्लैश हुई। लियांगशन लेवल 110 ब्लैक मेज सी रैंक नोबल हाउस ऑफ द वेस्टर्न टेरिटरीज। लू ने तुरंत ली किंग फेंग और युआन जांग को सीनियर सिस की डिस्क्रिप्शन से पहचान लिया, लेकिन ये ब्लैक क्लोक मेज अजनबी था। लियांगशन ठंडे ढंग से बड़बड़ाया कि लेवल 65 पर समनिंग क्लास के साथ डिवाइन रूइंड सीक्रेट रियल्म में एंटर करने वाला कोई भी बेसिकली यहां कुचलने के लिए आया है। वो ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हुआ। जैसे ही अनगिनत स्केलेटन्स उसके चारों तरफ स्पाइरल हुए, फिर बोन रिकंस्ट्रक्शन एक्टिवेट किया। एक स्क्रीन ने एक्सप्लेन किया कि बोन रिकंस्ट्रक्शन पास की हड्डियों को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिजरेक्ट करने के लिए डार्क मैजिक यूज करता है। कंट्रोल क्वांटिटी पूरी तरह कास्ट के स्पिरिट स्टैट पर निर्भर करती है। सफेद चिड़िया इरिटेबली हिसकिया कहते हुए कि वो जानती थी ब्लैक मेज अपनी असली ताकत छुपा रहा था और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गोरिल्ला स्नॉट किया कहते हुए कि इनमें से कुछ मायने नहीं रखता, अगर ब्लैक मेज ने कुछ भी फनी ट्राई किया तो वो नहीं बचेगा।
लू शांति से देख रहा था। मेज क्रीचर्स समन नहीं कर रहा था, वो बस बैटलफील्ड पर पड़ी हड्डियों को यूज कर रहा था। कोई हैरानी नहीं कि वो डेस्परेटली अलायंस चाहता था। लियांगशान और ऊंचा उठा चिल्लाते हुए कि लू को लेवल 100 से ऊपर के डिवाइन टियर क्लास की ताकत देखनी चाहिए, कुछ ऐसा जो किसी भी ऑर्डिनरी समनर से कहीं परे है। उसके कमांड पर स्केलेटन्स का तूफान आगे बढ़ा। लू ग्रिन किया। अगर ब्लैक मेज लड़ना चाहता था तो वो खुशी से उनके सो कॉल्ड अलायंस की फाउंडेशन टेस्ट करेगा। चैप्टर 186। ब्लैक मेज ने खुद को संभाला लू को घूरते हुए और मांग करते हुए कि उसका क्या मतलब है। लू ने बस अपनी आंखें सिकोड़ लीं और फिर अपनी पूरी ताकत के साथ आगे एक्सप्लोड हुआ। लियांगशान चीखा, लेकिन वार्निंग बहुत देर से आई। लू का मुक्का सीधा उसके टॉर्सो के आर पार हुआ, उसकी पीठ से साफ बाहर फूटते हुए। एक स्क्रीन अपीयर हुई। गॉडबॉर्न डिसेंट अवेलेबल ओनली व्हेन द गॉडबॉर्न आर्म गार्ड इज इक्विप्ड आफ्टर कास्टिंग जायंट। ये एक्सप्लेन करता है कि आर्म्ड गार्ड इक्विपमेंट स्लॉट भी ऑक्यूपाई नहीं करता और सारे एट्रीब्यूट्स को 300% मल्टीप्लाई करता है। ब्लैक मेज गैग किया, खून खांसते हुए जैसे ही वो चीखा। उनके ऊपर सफेद चिड़िया मिड फ्लाइट जम गई। स्पीचलेस वांग पैनिक में पहुंचा, पूछते हुए कि एक्सप्लोजन क्या था। लू ने दूर नहीं देखा। जैसे ही उसने कहा यहाँ अलायंसेस बेमायने हैं, अंत में वही खड़ा होगा चाहे कुछ भी हो। लियांगशान मरकर गिर गया। उसके आसपास के सारे स्केलेटन्स तुरंत बिखर गए, धूल में कोलैप्स हो गए, जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। जैसे ही लू टूटे हुए फ्रैगमेंट्स और बिखरे हुए रिमेन्स के बीच खड़ा हुआ सफेद एनर्जी का एक वायलेंट ब्लास्ट बाहर फूट पड़ा, पूरी झील को हिला दिया। गोरिल्ला डर में अकड़ गया, फुसफुसाते हुए कि ब्लैक मेज सच में बस ऐसे ही मर गया। चिड़िया पैनिक में पीछे फड़फड़ाई चिल्लाते हुए कि ये न्यूकमर्स बहुत डेंजरस है और उन्हें तुरंत भागने की जरूरत है। गोरिल्ला भागने के लिए घूमा भी अपनी खराब किस्मत को कोसते हुए, लेकिन उसके पीछे जायंट क्रोकोडाइल दहाड़ा पूरी बोन लेक को हिला दिया। हमारा बॉय चिड़िया पर लॉक करता है जो आसमान के रास्ते भागने की कोशिश कर रही है। अपने हाथ के एक झटके के साथ जंजीरें बाहर फूट पड़ती हैं। एक स्क्रीन पॉपअप होती है, ब्लेड आर्मर साइड, एक्सप्लेन करते हुए कि चेन एक हुक साइड फायर कर सकती है जो पियर्सिंग डैमेज देती है और टारगेट को वापस खींचती है। वो उसे फेंकता है। साइड चिड़िया के पंख को चीरती है। फेदर्स और मांस फाड़ते हुए क्रीचर एक श्रिल दर्दनाक चीख मारती है। जैसे ही खून आसमान में स्प्रे होता है, हमारा बॉय कहता है कि एक और है और उसे वार्न करता है कि भागने के बारे में सोचे भी नहीं। चिड़िया हेल्पलेसली स्क्रीच करती रहती है, जबकि गोरिल्ला जम जाता है, आंखें डिसबिलीफ में फैली हुई। जैसे ही हमारा बॉय जख्मी चिड़िया को वापस फील करता है, जैसे कोई मछुआरा पकड़ खींच रहा हो, गोरिल्ला पैनिक करता है और चिल्लाता है। चिड़िया उस पर चिल्लाती है। भागने के लिए गोरिल्ला लड़खड़ाता है, चिल्लाते हुए नहीं नहीं। हमारा बॉय धुंधले में आगे बढ़ता है। डरी हुई चिड़िया गोरिल्ला पर क्रैश करती है और एक पल में दोनों वापस अपने ह्यूमन फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। युवान अपना पैर पकड़ता है दर्द में चीखते हुए, जबकि चिड़िया ली खिंगफिंग में शिफ्ट होती है, जो तुरंत रहम की भीख मांगता है। वो हमारे बॉय से रुकने की मिन्नत करता है, वादा करते हुए कि वो अब और नहीं भागेंगे। हमारा बॉय उसकी तरफ बढ़ता है, हमेशा की तरह शांत। वो कहता है कि वो उन्हें जाने दे सकता है। अगर वो अपने फ्रैगमेंट सौंप दें, उन्हें वैसे ही सरेंडर करना होगा जैसे उन्होंने गोल्ड एलिक्सिर दिया था, और उन्हें उसके साथ लड़ना भी होगा। वैंग पहुंचता है हांफते हुए और यंग मास्टर लू को चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या हुआ, क्योंकि ये एक लड़ाई जैसा लगा। ली वैंग पर भड़कता है, रॉयल डिग्निटी के बारे में चिल्लाते हुए, और उस पर बहुत जल्दी झुकने का आरोप लगाता है। वैंग तुरंत वापस फायर करता है। वो ली को कहता है कि उसके पास बोलने का कोई हक नहीं है, उसे उस पैथेटिक हालत को अच्छे से देखना चाहिए जिसमें वो है। वो कहता ली क्लियरली नहीं समझता कि यंग मास्टर लू असल में कितने पावरफुल है। वैंग डिक्लेयर करता है कि लू की ताकत वाला कोई शख्स पॉसिबली लेवल 65 नहीं हो सकता, वो कम से कम लेवल 119 होना चाहिए। हमारा बॉय शांति से जवाब देता है कि लेवल अकेले स्ट्रेंथ डिटरमिन नहीं करता। एक क्रोकोडाइल एरिया में तैरता है, उसका डोर्सल रिज पानी को ब्लेड की तरह काटता हुआ। ली जल्दी से युआन को कहता है कि अगर वो अपने फ्रैगमेंट सौंप देते हैं तो यंग मास्टर लू उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे और जीत इंश्योर करेंगे। वो लू से सीधा पूछता है कि क्या वो सच में अपना वादा नहीं तोड़ेगा। इससे पहले कि लू जवाब दे पाता, युआन चिल्लाता है उसके पीछे इशारा करते हुए। एक स्क्रीन अपीयर होती है, डेडली बाइट। क्रोकोडाइल के पास बाइट करने का 30% चांस है। हर हिट 10% एचपी डील करता है और ब्लीडिंग इन्फ्लिक्ट करता है विशाल। बोन क्रोकोडाइल हमारे बॉय के पीछे उठता है, जबड़े इतने चौड़े कि एक घर निगल लें। लो कहता है बेशक वो ये फैमिली को रिप्रेजेंट करता है और वो हमेशा अपने वादे निभाता है। उसकी बॉडी फूलती है जैसे ही वो जाइंट फॉर्म में एंटर करता है, फिर वो आगे शूट होता है और सीधा क्रोकोडाइल के मुंह में उड़ता है। एक स्क्रीन फ्लैश करती है, फेटल बाइट इंटरप्टेड। फॉलो करते हुए गॉडबॉर्न डिसेंट गॉडबॉर्न आर्मर के साथ सिंक में एक्टिवेट होते हुए युआन और ली जम जाते हैं। पूरी तरह स्टंट वैंग गर्व से अपनी बाहें फोल्ड करता है और कहता है उसने पहले ही उन्हें वॉर्न किया था। हमारा बॉय कैजुअली पीछे देखता है, कहते हुए कि वो क्रोकोडाइल के बारे में लगभग भूल ही गया था। फिर वो पूछता है कि वो ट्रेजर चेस्ट कहाँ लोकेटेड है जिसे ये गार्ड कर रहा था। ली के दिमाग में हजार ख्याल घूम रहे थे। इस लड़के ने अभी अभी एक खूंखार जानवर को एक ही वार में ढेर कर दिया था, जिसके खिलाफ वो आधे दिन से स्ट्रगल कर रहे थे। क्या उसने पहले उनसे लड़ते वक्त अपनी असली ताकत यूज भी नहीं की थी? युआन अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था और अपने जख्मों को पकड़े हुए कमजोरी से झील की तरफ इशारा किया। खजाने का संदूक वहीं था, उसने अपना सिर झुका लिया, मानते हुए कि यंग मास्टर लू ने उनकी जान बख्श दी है और उनकी पहले की एरोगेंस के लिए माफी मांगी। वैंग दूसरे रास्ते की तरफ खिसक गया, हमारे बॉय को सिकड़ी हुई आंखों से देखते हुए। हमारे बॉय ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, अच्छा है, कम से कम उन्हें आखिरकार समझ आ गया। ली ने जोर से थूक निकला, फिर ली, क्वेंच और फिंच के फ्रैगमेंट्स सौंप दिए। युआन ने तुरंत अपने फ्रैगमेंट्स भी सरेंडर कर दिए। उसने कहा कि लू सब कुछ ले सकता है और वो सीक्रेट रियल्म कॉन्कर करने में उसकी मदद करने के लिए तैयार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वैंग ने वादा किया था। हमारे बॉय ने फ्रैगमेंट्स कलेक्ट किए, उन्हें बताते हुए कि उन्होंने सही फैसला लिया है। अगर वो निंग फैमिली का साथ चुनते तो उनका अंजाम बिल्कुल उस क्रोकोडाइल की श्रेडेड कॉर्प्स जैसा होता। एक स्क्रीन अपीयर हुई, गॉड टेम्परिंग पूल की डू फ्रैगमेंट्स ऑब्टेन शिंशु सीक्रेट रियल्म फ्रैगमेंट्स 713 की 0/1। लेकिन हमारा बॉय अचानक रुका, उसके इंस्टिंक्ट्स को कुछ चुभा वैंग कहाँ गायब हो गया। उसने आसपास स्कैन किया, आंखें सिकुड़ते हुए खामोशी, फिर झील के बगल में एक बॉक्स फटकर खुला। वैंग बाहर निकला इतनी जोर से हंसते हुए कि उसकी आंखों से लगभग आंसू निकल आए। उसने हमारे बॉय का मजाक उड़ाया, बिल्कुल मेरी तरह रिपीट करते हुए, और इसे अपनी जिंदगी का सबसे फनी जोक बताया। उसने कहा कि वो शुरू से उसके साथ खेल रहा था और पूछा कि क्या हमारा बॉय सच में मानता था कि वो कोई अंधा वफादार फॉलोअर है। एक स्क्रीन मटेरियलाइज हुई, हंटर गार्ड हैवी क्रॉसबो 3 arrows remaining usable only in the Shinshu secret realm. Chapter 187
बोन लेक के शिंशु सीक्रेट रेल्म के अंदर वैंग क्रॉसबो पकड़े खड़ा था। अपनी खुद की किस्मत से पूरी तरह स्टंट उसने ऐसा एक्ट किया जैसे उसे पहले से पता था कि किस ट्रेजर चेस्ट में आर्टिफैक्ट था। ये नाटक करते हुए कि उसने बाकी सबको बस उस जानवर को हटाने के लिए यूज किया जो उसे ब्लॉक कर रहा था। एक और स्क्रीन अपीयर हुई हंटर गॉड हैवी क्रॉसबो लोडेड। उसके बाद एक और जो बचे हुए तीर दिखा रही थी। वैंग ने अपना सिर पीछे फेंका और चिल्लाया कि वो हमेशा से किस्मत का धनी रहा है। इस पल से आगे उसने खुद को शिंशु सीक्रेट रेल्म का एब्सोल्यूट रूलर डिक्लेयर कर दिया। उसकी हंसी पागलों की तरह झील के आर पार गूंजी। हमारे बॉय का एक्सप्रेशन काला पड़ गया। वो वैंग की तरफ बढ़ा, हर मूवमेंट से गुस्सा रेडिएट हो रहा था। युआन डिसबिलीफ में घूरता रहा। बोन लेक को गार्ड करने वाला जायंट क्रोकोडाइल किसी रैंडम चेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, वो लेजेंडरी हंटर्स हैवी क्रॉसबो को शील्ड कर रहा था। ली ने अपनी खराब किस्मत को कोसा रोते हुए कि काश उन्होंने क्रोकोडाइल को पहले ही मार गिराया होता। हमारा बॉय आगे बढ़ा, आवाज ठंडी। उसने कहा वो हमेशा जानता था कि वैंग कभी न कभी धोखा देगा। पहले उसे लगा था कि वैंग निंग फैमिली की तरफ डिफेक्ट करेगा, लेकिन अब सीन अनफोल्ड होते देख वो समझ गया कि वैंग असल में किस तरह का क्रीचर था। हमारे बॉय की आंखें ब्राइट ब्लू चमकी जैसे ही उसने वैंग को ऐसे देखा जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो। उसने सीधा कहा कि वो गलतफहमी में है। क्या वैंग सीरियसली सोचता है कि हंटर गॉड हैवी क्रॉसबो वैसे एग्जिस्ट करता है जैसे वो इमेजिन करता है? फिर उसकी बॉडी एक्सपैंड हुई, पंख उसके पीछे खुल गए। जैसे ही वो अपने जायंट फॉर्म में हवा में उठा, परछाई झील पर फैल गई। उसने वैंग से पूछा कि क्या वो ईमानदारी से मानता है कि वो सीक्रेट रेल्म को कंट्रोल कर सकता है और उसे चैलेंज कर सकता है। क्या वैंग के पास उसके लिए ताकत भी है? वैंग ने अपने पैर मजबूती से जमाए शांत होने का नाटक करते हुए उसने हमारे बॉय को घमंडी कहा, क्रॉसबो को ऐसे पकड़े हुए जैसे वही सारा कॉन्फिडेंस हो जो उसे चाहिए। उसने कहा कि वो कभी उनके पीछे अंधा होकर नहीं चला, वो हर चीज के लिए तैयार होकर आया था। ली ने फ्राउन किया, कंफ्यूज्ड। उसने कहा हंटर्स क्रॉसबो में सिर्फ 3 तीर थे। वैंग इतना अनस्टॉपेबल एक्ट क्यों कर रहा है? युआन ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। वैंग हंसी में फूट पड़ा। उसने रिवील किया कि जो भी ट्रेजर चेस्ट उन्होंने पहले खोला था उसमें लोडिंग कंपोनेंट्स थे। उसने क्रॉसबो उठाया और बिना हिचकिचाहट के फायर किया। एक और स्क्रीन अपीयर हुई हंटर गॉड हैवी क्रॉसबो लोडेड और उसके नीचे दर्जनों तीर बचे हुए ली का जबड़ा गिर गया। वैंग के पास 60 से ज्यादा तीर है। युआन इमोशनल होकर गिर गया, फुसफुसाते हुए कि सब खत्म हो गया। इतने शॉट्स के साथ एक हिट भी इंस्टेंट मौत है। हमारे बॉय बिना हिले खड़ा रहा, रियलाइज करते हुए कि वैंग का ट्रेजर मैप वाला ट्रिक कभी उसे गाइड करने के लिए नहीं था, वो सब बस ये ट्रैप सेट करने के लिए था। वैंग लगातार फायर करता रहा, चिल्लाते हुए कि क्रॉसबो की पावर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई मामूली इंसान सर्वाइव कर सके। हर शॉट के पीछे 10,000 एंड्योरेंस पॉइंट्स के साथ 200 लेवल से नीचे का कोई भी हिट झेलकर जिंदा नहीं रह सकता। एक तीर हमारे बॉय के पास से निकला। शॉकवेव ने उसके पंखों को खींच लिया, लेकिन उसने आसानी से डॉज कर लिया। ली प्रेशर के नीचे कांप रहा था, मानते हुए कि कोई भी उस तरह की फायर पावर सर्वाइव नहीं कर सकता। युआन एक ग्लांसिंग हिट के बाद पहले ही खून खांस रहा था, लेकिन हमारा बॉय मजबूती से खड़ा रहा। उसने वैंग को कहा कि उसने एक भारी गलती की है। वैंग और भी गुस्से में आ गया। वो पागलों की तरफ फायर करने लगा। उन्हें मरने के लिए चीखते हुए स्क्रीन्स बार बार फ्लैश हुई। हंटर गॉड हैवी क्रॉसबो लोडेड 60 एरोज रिमेनिंग 58 फीट हर गुस्सैल शॉट के साथ गिरते हुए वो अंधाधुंध तीर लॉन्च करता रहा, चीखते हुए कि लू उससे ऊपर उठने का सपना भी ना देखे। एक तीर सीधा हमारे बॉय की तरफ गया, इतना करीब कि उसे छूकर निकल जाए। ली और युआन पैनिक में चीखे, तभी अचानक एक विशाल आग का धमाका हुआ। वैंग, ली और युआन पीछे फेंक दिए गए जख्मी और धुएं में दम घुटते हुए। युआन जोर से खांसा मानते हुए कि ली किंग फिंग भी उसके डायरेक्ट हिट से नहीं बचा होता। वैंग ने अपनी ठुड्डी से खून पोंछा और हर दिशा में फायर करना जारी रखा। वो दहाड़ा कि वो जितना चाहे छुप सकते हैं, उसके पास पूरे विलन को जलाने के लिए काफी बोल्ट्स हैं। एक और स्क्रीन पॉपअप हुई। क्रॉसबो रिलोडेड। वैंग ने बचे हुए शॉट्स चेक किए और शॉक रह गया कि वो कितनी तेजी से गिर रहे थे, जबकि वो अनकंट्रोलेबली फायर कर रहा था। फिर वो दोबारा हंसने लगा, पागल होकर चिल्लाया कि हंटर गॉड हैवी क्रॉसबो सच में अपना नाम अर्न करता है। उसने दावा किया कि लू फैन गया, पूरी तरह वेपराइज हो गया, राख भी नहीं बची। स्मग कॉन्फिडेंस के साथ क्रॉसबो नीचे करते हुए वैंग ने डिक्लेयर किया कि सेकंड टियर नोबल फैमिली का मुरांगशान भी इस अल्टीमेट आर्टिफैक्ट के सामने गिर जाएगा। वैंग आगे बढ़ा और ली और युआन को जमीन पर घिसते हुए पाया। उसने ठंडी घूर के साथ क्रॉसबो उठाया और उन्हें कहा कि अब उन्हें जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं है। उसने कहा, ली किंग फैंग क्लियरली जानता था कि ट्रेजर चेस्ट में लोडिंग पार्ट्स भी थे। ली तुरंत टूट गया रोते हुए और उसे रुकने की भीख मांगते हुए। युआन ने वांग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वांग अचानक बड़ा हो गया। अपने खुद के जायंट फॉर्म में एंटर करते हुए उसकी आवाज गर्जी कि वो उनकी लाशों की तलाशी ले सकता है। शायद उनके पास क्रॉसबो रिफिल करने के लिए एक्स्ट्रा बोल्ट्स हों। युआन पैनिक हुआ, अपने हाथ डेस्परेटली हिलाते हुए कहा कि वो बिना सोचे बोला था और रहम की भीख मांगी। उसने इंसिस्ट किया कि वो वांग को निंग और मुरोंग फैमिली से लड़ने में भी मदद कर सकते हैं। ली ने फिर मिन्नत की कहा कि वो हमेशा शांति से रहे हैं। वांग से उन्हें छोड़ने के लिए कहा। तभी एक परछाई गिरी, हमारा बॉय धुएं से बाहर निकला जिंदा और बिना किसी चोट के, और वांग से पूछा कि वो टारगेट्स क्यों बदल रहा है जबकि उसने अभी तक उसे मारा भी नहीं है। वांग की आंखें फैल गईं जैसे ही हमारा बॉय मलबे के बीच से चला आ रहा था, कहते हुए कि उसने पहले ही बताया था कि वो कितना बेवकूफ है और 100 तीरों के साथ भी उनमें से कोई उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। एक स्क्रीन अपीयर हुई। गॉड ऑरा, गॉड क्रिस्टल कोर की पावर यूज करके लाइट ब्लेड आर्मर और डार्क ब्लेड आर्मर के बीच शिफ्ट ऑरा शिफ्ट हुआ। लाइट ब्लेड आर्मर उसकी बॉडी पर भड़क उठा। वांग चीखा कि ये नामुमकिन है, लू अभी भी जिंदा है। हमारे बॉय की आवाज सख्त हो गई। जो कोई भी उसके ब्लेड आर्मर पर हाथ डालने की हिम्मत करेगा उसका मरना तय है। एक और स्क्रीन अपीयर हुई। लाइट बेयर ब्लेड मेल 1% एचपी पर सेकंड रीजनरेट करता है। बेसिक अटैक्स होली डैमेज गेन करते हैं जो स्पिरिट एट्रीब्यूट्स एक्टिवेट करते हैं। वाइन ने पैनिक में फिर से फायर किया, चिल्लाते हुए कि पहले क्रॉसबो सर्वाइव करना बस डम लक था। एक और तीर हवा को चीरते हुए निकला, लेकिन हमारे बॉय ने बस उसे घूरा। उसने हाथ बढ़ाया और उसे अपने नंगे हाथ से रोक लिया। वाइन जम गया। ली और युआन ऐसे घूर रहे थे जैसे उनकी आत्मा भी उनके शरीर से निकली हो। हमारे बॉय ने कहा कि क्रॉसबो इतना स्ट्रांग नहीं है और वैंग को रियलाइज करना चाहिए था कि उसका स्टैमिना 2 मिलियन से कहीं ज्यादा है। उसने तीर में एनर्जी चैनल की उसे ट्रांसफॉर्म करते हुए शाफ्ट खड़काया। जैसे ही वो एक ग्लोइंग पर्पल ड्रैगन एरो में रीशेप हुआ, एक नई स्क्रीन अपीयर हुई। ड्रैगन एरो स्ट्रे ड्रैगन स्टारी ड्रैगन ब्लड लाइन यूज करके स्टारी ड्रैगन ऑरा ग्रांट करता है हर कुछ सेकंड्स मेन स्ट्रेंथ 100% बताता है। वांग कांपा, फुसफुसाते हुए कि ये नामुमकिन है, कोई उस तीर को पकड़ नहीं सकता।
हमारे बॉय ने उसे शांति से उठाया और सीधा वापस उसकी तरफ फायर कर दिया। उसने डिक्लेयर किया कि इस सीक्रेट रेल्म के अंदर जो सब कुछ डिसाइड करता है वो गॉड फ्लेयर हेवी क्रॉसबो नहीं है, वो खुद है। एक स्क्रीन फ्लैश हुई। Godborn descent available. Godborn armor active, no equipment slot required, all attributes plus 300%. हमारे बॉय ने एक आखिरी एब्सोल्यूट लाइन के साथ इसे खत्म किया। अब वो इंचार्ज है। एक और स्क्रीन अपीयर हुई ड्रैगन ऑरा। स्टारी स्काई ड्रैगन रेडी टू एक्टिवेट पर्पल तीर हवा को चीरते हुए निकला। वैंग चीखा रियलाइज करते हुए कि उसकी किस्मत ने आखिरकार उसे धोखा दे दिया है। जैसे ही तीर टकराया एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, उसकी आखिरी चीख बोन लेक में गूंजी। उसकी किस्मत बस बहुत खराब थी। चैप्टर 188। जैसे ही ब्लास्ट फीका पड़ा और वैंग वजूद से मिट गया, धुआं आखिरकार जमने लगा। लेकिन तभी क्रेटर में कुछ हिला एक किताब झुलसी हुई। जमीन से धीरे से ऊपर उठी, फीके पड़ते अंगारों के बीच से ऊपर तैरते हुए हमारे बॉय ने उसे तुरंत छीन लिया। उसने उसे हाथों में पलट कर देखा, फ्राउन करते हुए। तो वैंग सिर्फ हंटर्स हेवी क्रॉसबो से ज्यादा छुपा रहा था। ये आदमी आखिर क्या कैरी कर रहा था? उसने इसे खोला। पहली लाइन ने उसका ध्यान खींचा। May 20th फार नॉर्थ मेन पायनियरिंग का 211th दिन। वो पढ़ता रहा राइटर व्हाइट आइस फील्ड्स। अनंत कोहरा जमाने वाली हवाएं, एक ऐसी जमीन जहां पौधे भी काटने जितने ठंडे हैं के बारे में बात कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन कुछ नामुमकिन हुआ। राइटर का सामना एक ड्रैगन से हुआ। एक विशाल एंशिएंट मॉन्स्टर आसमान को चीरते हुए निकला। सिर्फ उसकी मौजूदगी ने हर चीज से जान खींच ली। एक सांस, सिर्फ एक पूरा इलाका बेजान बर्फ में बदल गया। उस दिन से फार नॉर्थ एक फॉरबिडन जोन बन गया जहां कोई इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। हमारे बॉय पन्नों को तेजी से पलटने लगा। आंखें सिकुड़ते हुए उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वैंग के पास ड्रैगन्स के बारे में इंफॉर्मेशन वाली नोटबुक होगी। डिस्क्रिप्शन में जो जादू उसने अनलीश किया वो आइस ड्रैगन किंग के गुस्से से लगभग परफेक्टली मैच करता था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगर ये आइस ड्रैगन असली है, अगर वो इस रियम को छोड़ने के बाद उसे ढूंढ सकता है, अगर वो उसे टेम कर सकता है, तो उनकी ताकत उनके पास मौजूद किसी भी चीज से कहीं आगे निकल जाएगी। बिना हिचकिचाहट के वो जमीन से कूदा और ऊपर रॉकेट की तरह गया। उसे इस रियम को जल्दी खत्म करना है। एक बार ये खत्म हो जाए, वो सीधा फार नॉर्थ के लिए निकल रहा है। वो ली और युआन की तरफ नीचे उतरा। उसके ख्याल शार्प हो रहे थे। जिस पल दोनों ने उसे देखा, डर उनके चेहरों पर छा गया, खासकर तब जब जंजीरें उसके चारों तरफ मटेरियलाइज हुई। एक सिस्टम स्क्रीन अपीयर हुई। ब्लेड मेल साइड। जब ब्लेड मेल ड्रैगन किंग ब्लेड मेल आर्मर फॉर्म में होता है तो वो हुक साइड्स में स्प्लिट हो सकता है, जो हाई स्पीड पर लॉन्च होती हैं, पियर्सिंग डैमेज देती हैं और टारगेट को आगे खींचते हैं। हमारे बॉय कूदा चेन बिजली की तरह बाहर निकली। हुक्ड साइड ने युआन को तुरंत पकड़ लिया और उसे हवा में खींच लिया। एक धड़कन बाद ली भी खींच लिया गया। उसने दोनों को अपनी पकड़ में रखा और शांति से पूछा कि क्या उनके पास कहने के लिए कुछ और है। ली ने डेस्परेटली चेन पकड़ी। कांपते हुए उसने कहा कि वो हर फ्रैगमेंट, हर सप्लाई, सब कुछ सौंप देगा। उसने बख्श दिए जाने की भीख मांगी, इंसिस्ट करते हुए कि मरे हुए लोग वैसे भी उसके किसी काम के नहीं हैं। युआन करा अपने जख्मों को पकड़े हुए उसने चिल्लाया कि वो हार मानता है, उसे मार दे या टॉर्चर करे। अगर हमारा बॉय यही चाहता है, लेकिन जल्दी करे। फिर उसकी आवाज टूट गई और वो डेस्परेटली स्विच कर गया, वादा करते हुए कि अगर उसे छोड़ा गया तो युआन फैमिली हमारे बॉय का एक बड़ा एहसान मानेगी, भले ही इसका मतलब तलवारों के पहाड़ या आग के समंदर पार करना हो। हमारे बॉय ने दो कांपते हुए आदमियों को देखा और पूछा कि क्या वो सच में मानते हैं कि ये उसे इंप्रेस करने के लिए काफी है। ली ने तुरंत जवाब दिया, आवाज कांप रही थी, कहते हुए कि अगर हमारा बॉय उन्हें मरना चाहता तो वो बिना उंगली उठाए उन्हें मार सकता था। उनके अभी भी सांस लेने की इकलौती वजह यही होनी चाहिए कि वो उन्हें जिंदा ज्यादा वैल्यूबल समझता है। हमारे बॉय ने बस जवाब दिया, तो क्या? ली लगभग आंसुओं में गिर गया। उसने भीख मांगी कि वजह जो भी हो, जब तक उन्हें जिंदा रहने दिया जाता है वो किसी भी चीज के लिए राजी हो जाएंगे। युआन कंफ्यूज्ड पूछा कि हमारा बॉय ऐसी चीजें क्यों सौंप रहा है। जैसे ही हमारे बॉय ने उन्हें छोड़ा, ली युआन के हाथों में क्रॉसबो को घूरने लगा। युआन ने हथियार पकड़ा और बड़बड़ाया, अगर हमारा बॉय डरता नहीं है तो वो घूमकर उसे शूट कर सकते हैं। ली उस पर भड़का, उसे मसल ब्रेन फुल कहते हुए फैक्ट ये है कि हमारा बॉय उन्हें हंटर्स हेवी क्रॉसबो देने की हिम्मत करता है। इसका मतलब उसके पास जरूर कुछ कहीं ज्यादा डरावना होना चाहिए। उसने युआन को वार्न किया कि अगर वो मौत ढूंढ रहा है तो बेहतर होगा ली को अपने साथ न घसीटे। युआन ने अपनी आंखें घुमाई, कहते हुए कि उसे रिमाइंडर की जरूरत नहीं है। वो बड़बड़ाया कि जिंदगी उसका दम घोंटती रहती है और सोचा कि ये तकलीफ आखिरकार कब खत्म होगी। फिर उसने झील की तरफ देखा और पूछा कि हमारा बॉय वहां खड़े होकर किस तरह का स्टंट पुल कर रहा है। ली बड़बड़ाया कि हमारा बॉय डेफिनेटली इनमें से किसी भी चीज को आसान नहीं बना रहा है। सीन पहाड़ों में ऊंचाई पर शिफ्ट होता है। हमारा बॉय एक ट्रेजर बॉक्स के पास घुटनों पर बैठा है। जब वो उसे खोलता है तो वो गोल्डन एनर्जी फूट पड़ती है और पूरे एरिया में भर जाती है। एक स्क्रीन फ्लैश करती है। वो ट्रेजर मैप पर मार्क लोकेशन तक पहुंच गए हैं। एक और स्क्रीन अपीयर होती है, ड्रैगन बैरियर्स लेगेसी गोल्डन किंग्स लेंथ टाइम्स 1 obtained। एक और स्क्रीन, गोल्डन ड्रैगन किंग सेट एक्टिवेशन 4/5 ऑल एट्रीब्यूट्स प्लस लेवल टाइम्स 50 फीट। अगला आता है स्किल बुक सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट टाइम्स 1, फिर एन्चेंटमेंट लेवल रिमूवल टाइम्स 1 obtained और आखिरकार एन्चेंटमेंट वेपन ब्रेक थ्रू स्क्रॉल एक्वायर्ड। हमारा बॉय चेस्ट में घूरता है, एक्सप्रेशन ब्लैंक। बेशक कोई ड्रैगन एग्स नहीं है, कभी कोई ड्रैगन एग्स नहीं होते। वो एन्चेंटमेंट स्क्रॉल उठाता है। एक ड्रैगन एम्बलम उसकी सतह पर लिपटा हुआ है और आग दोनों तरफ से फूट रही है। वो मन ही मन सोचता है कि ऐसे फायदे हमेशा शर्तों के साथ आते हैं। एक स्क्रीन एन्चेंटमेंट लेवल रिमूवल एक्सप्लेन करती है, एक कंज्यूमेबल जो आइटम्स या इक्विपमेंट से लेवल रिक्वायरमेंट्स हटाने के काबिल है। एपिक क्वालिटी जैसे ही वो उसे पकड़ता है, एक और एन्चेंटमेंट मटेरियलाइज होता है, आग। एक बार फिर उसके हाथों के चारों तरफ फूट पड़ती है। वो उसे उठाता है और फुसफुसाता है। एक स्क्रीन रिवील करती है, वेपन ब्रेक थ्रू स्क्रॉल, एक कंज्यूमेबल जो लेजेंडरी ग्रेड वेपन को उसकी लिमिट से आगे पुश करता है। 25% सक्सेस रेट के साथ अगर सफल हुआ तो हथियार कुछ कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग में इवॉल्व हो जाता है। वो काफी देर तक उसे घूरता रहता है। वो रियलाइज करता है कि वो इसे अपने मेन वेपन मार्स मीटियर सोर्ड को अपग्रेड करने के लिए यूज कर सकता है। वो खुद से कहता है हिचकिचाने का कोई मतलब नहीं है। अगर ब्रेक थ्रू स्क्रॉल काम करता है तो करता है, अगर नहीं तो वो बाद में निपट लेगा। वो मार्स मीटियर सोर्ड निकालता है। जिस पल उसकी उंगलियां हिल्ट पर लिपटी हैं, आग दहाड़ कर जिंदा हो जाती है। आग एक जिंदा क्रीचर की तरह ऊपर लिपटी है और वो तलवार को अपने दाएं हाथ में उठाता है, जबकि बाएं से एनर्जी चैनल करता है। पावर ब्लेड के जरिए फ्लड करती है। इतनी घनी और वायलेंट होती जाती है कि आग की लहरें पूरे एरिया को निगल लेती हैं। गर्मी अंधा कर देने वाली हो जाती है।
आग इतनी घनी कि असली तलवार उसके अंदर पूरी तरह गायब हो जाती है। फिर एक स्क्रीन व्यू में फूट पड़ती है, स्टार फायर स्ट्रीम्स मल्टीप्लाई ऑब्टेन्ड। जैसे ही वो हथियार पकड़ता है वो रियलाइज करता है कि तलवार लगभग इनविजिबल हो गई है, सिर्फ आग बची है, एक बदलती हुई आग जिसमें कोई फिजिकल ब्लेड नजर नहीं आ रही। वो ग्रिन करता है, इसका मतलब उसके अटैक्स प्रेडिक्ट करना मुश्किल होगा, पढ़ना मुश्किल और अनंत गुना ज्यादा डेडली। जब आग आखिरकार शांत होती है, कुछ आग से नीचे गिरता है एक किताब, वो उसे पकड़ लेता है। सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट एक नई स्क्रीन खुलती है, सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट क्लास की फुल डिटेल्स डिस्प्ले करते हुए। ये एक बीस्ट मास्टर टाइप एबिलिटी है, किसी टारगेट पर यूज करने से वो टारगेट जबरदस्ती उसके मिनियन में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरेशन पूरी तरह उसके और विक्टिम के एट्रीब्यूट्स के बीच के डिफरेंस पे डिपेंड करती है। गैप जितना बड़ा होगा, कंट्रोल उतना लंबा चलेगा और इफेक्ट डिस्पेल किया जा सकता है। अगर टारगेट काफी स्ट्रांग हो, हमारा बॉय हाथ में किताब घुमाता है, सोचते हुए कि एक स्किल जो मॉन्स्टर्स और यहां तक कि क्लास यूजर्स को भी वफादार सर्वेंट्स में बदल सकती है, ये लगभग टू ओवरपावर्ड है। वो स्मर्क करता है, वो सोचता है कि रियल कॉम्बैट में ये एबिलिटी कितनी ब्रोकन होगी। सीन शिफ्ट होता है, वो वापस ली और युआन की तरफ चलता है। ली हंटर्स हेवी क्रॉसबो घबराहट में पकड़े हुए है और पूछता है कि क्या आप जाने का वक्त है। हमारा बॉय अपना सिर हिलाता है, इससे पहले कि वो हिले वो कहता है वो उन्हें एक बफ देगा, कुछ स्पेशल। वो उन्हें ध्यान से सोचने के लिए वार्न करता है, अगर वो उन्हें सीक्रेट रेल्म के अंदर पूरी आजादी ग्रांट करता है तो क्या वो इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? युआन फ्राउन करता है, कंफ्यूज्ड किस तरह का बफ इतना स्ट्रांग हो सकता है। ली क्रॉसबो पर अपनी पकड़ टाइट करता है, हमारे बॉय को ऐसे घूरते हुए जैसे वो पहले से जवाब जानता हो। हमारा बॉय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराता है, बिल्कुल वैसा जैसा तुम सोच रहे हो। चैप्टर 189। जमीन कांपती है जैसे ही ब्लेजिंग रेड आइज वाले गोरिल्लास का एक झुंड युआन और ली की तरफ दौड़ता है। युआन हिचकिचाता नहीं है, उसका बफ इग्नाइट होता है, पावर उसके अंदर दौड़ती है और वो सेकंड्स में पूरी वेव को काट देता है। जब आखिरी बीस्ट गिरता है, वो फ्रस्ट्रेटेड होकर गुर्राता है, शिकायत करते हुए कि डैम लुफैन उसे फ्री लेबर की तरह यूज कर रहा है। जिस पर उसका पैर ठीक होगा, वो कसम खाता है कि वो उस बास्टर्ड को फिर से चैलेंज करेगा। फेयर एंड स्क्वायर ली किंग फेंग जो पूरे वक्त सुन रहा था स्नॉट करता है, अगर युआन का पैर पूरी तरह ठीक हो भी गया तब भी लुफैन उसे कीड़े की तरह कुचल देगा, इसलिए उसे सपने देखना बंद करना चाहिए और मरने से बचने पर फोकस करना चाहिए। ठीक तभी हमारा बॉय बाहर निकलता है, एक्सप्रेशन ब्लैंक। फ्री लेबर नहीं, इसे एलाइड कोऑपरेशन कहते हैं। वो कहता है ली किंग फेंग के उस डार्क मेज के साथ पास्ट शेडी अलायंस पर ताना मारते हुए ली किंग फेंग अंदर ही अंदर विंस करता है, जबकि हमारा बॉय उनके बगल में लैंड करता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करने और थोड़ी एक्सपी पास करने के लिए कहता है। बस कुछ चंक्स वो एक्साइटमेंट से बस कर रहा है, 70% सिर्फ एक की फ्रैगमेंट बचा है। युआन गुस्से में आगे बढ़ता है, वो सारा मेहनत का काम कर रहे हैं जबकि हमारा बॉय फायदा उठा रहा है। हमारा बॉय एक भाव उठाता है, तो एक्सप्लेन करो तुम्हारी एफिशिएंसी इतनी बेकार क्यों है? ले ने 7 बीस्ट मारे, तुमने सिर्फ 5। युआन फट पड़ता है चिल्लाते हुए कि वो मिली है, और अगर हमारा बॉय को लगता है कि इतना आसान है तो उसे खुद मॉन्स्टर्स में चार्ज करके देखना चाहिए। उसे इग्नोर करते हुए हमारा बॉय ली की तरफ मुड़ता है, और तुम सिर्फ लो लेवल मॉब्स क्यों मार रहे हो? 100 से ऊपर कुछ नहीं, स्लैकिंग अगेन। ली किंग फेंग लगभग चोक कर जाता है, वो मुश्किल से दावा करता है कि उसकी किस्मत खराब थी, सिर्फ वीकलिंग्स मिल रहे थे। हमारा बॉय उसे एक स्लो लुक देता है, तो एक भी हाई लेवल बीस्ट नजर नहीं आया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेवल 120 बॉस समन कर देता हूं, तुम्हारी परेशानी बचा देगा। युआन और ली किंग फेंग दोनों तुरंत पैनिक करते हैं, वो अपने हाथ हिलाते हैं चिल्लाते हुए कि कोई जरूरत नहीं है, वो खुद हाई लेवल बीस्ट्स ढूंढ लेंगे। ली किंग फेंग इंसिस्ट करता है कि उसे बिल्कुल तकलीफ नहीं उठानी चाहिए। हमारा बॉय आलस से अपना हाथ उठाता है, गुड, मुझे बदकिस्मत गरीब लोगों को देखना पसंद नहीं है, हमेशा मदद करने का मन करता है। वो बैठ जाता है, एक सील्ड बॉक्स खोलता है और बड़बड़ाता है, देखते हैं क्या हमें आखिरकार आखिरी की फ्रैगमेंट मिलता है या नहीं। जिस पल बॉक्स अपीयर होता है उसके अंदर एक ग्लोइंग शेप बनती है, एक और की पर्पल एनर्जी लहरों में बाहर फूट पड़ती है। हमारा बॉय ग्रिन करता है, जब किस्मत चमकती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। एक स्क्रीन फ्लैश होती है, Acquired God Forging Pool की फ्रैगमेंट X1, Divine Ruins Secret Realm Fragments 1313 keys, Health 0/1। आखिरकार वो गॉड फॉर्जिंग पूल की सिंथेसाइज कर सकता है, लेकिन तभी बॉक्स कांपता है, दरारें उसकी सतह पर फैल जाती हैं, जमीन उनके पैरों के नीचे जोर से हिलती है, तीनों जम जाते हैं। जैसे ही बॉक्स फट पड़ता है, लाल आग बाहर ब्लास्ट होती है, वो पीछे कूदते हैं। जैसे ही एक्सप्लोजन हवा को चीर देता है, युआन चिल्लाता है, मांग करते हुए कि ये कौन सा बुरा सपना अभी हुआ। ली किंग फेंग और हमारा बॉय डिसबिलीफ में घूरते हैं जैसे ही वायलेंट एनर्जी बाहर निकलती रहती है। हमारा बॉय उस गुस्सैल तूफान को देखकर आंखें सिकोड़ता है, किसी ने उससे पहले की मर्ज कर ली। लाल आग पहाड़ों के आर पार सर्च करती है, अपने रास्ते में सब कुछ निकलते हुए वो धाड़ती हुई आग में घूरता है, जबड़ा टाइट। जिसने भी वो मर्ज चुराया वो सिर्फ लकी नहीं था, वो फास्ट थे, बहुत फास्ट। उसे उनसे पहले गॉड फॉर्जिंग पूल ढूंढना होगा। अपना हाथ उठाते हुए वो बाकी दोनों को नॉर्थ वेस्ट लाइट पिलर की तरफ जाने का ऑर्डर देता है, जबकि वो सबसे करीब वाले की तरफ जाता है। जब आपका इंतजार किए बिना वो आसमान में लॉन्च होता है, उन्हें कांटेक्ट में रहने और कुछ भी बदलते ही रिपोर्ट करने के लिए कहता है। ली किंग फेंग जल्दी से एग्री करता है, युआन बड़बड़ाता है लेकिन ऑर्डर फॉलो करता है। घंटों बाद सीन शिफ्ट होता है, एक स्क्रीन फ्लिकर करती है। 2 hours later, Divine Hunter's Secret Realm Desolate Valley। एक आदमी हमारे बॉय के सामने खड़ा है, सॉड्रॉन। वो उसे ओपन डिस्डेन के साथ ऊपर से नीचे तक देखता है, किसी ऐसे ब्रैट के बारे में बड़बड़ाते हुए जो वहां घूम रहा है जहां उसे नहीं होना चाहिए। वो उसे स्कैमर्स कम कहता है और उसे आधा काटने की धमकी देता है। हमारा बॉय एक हाथ उठाता है, की तुरंत मटेरियलाइज होती है, आदमी का एक्सप्रेशन जम जाता है। Acquired God Forging Pool की मल्टीप्लाई बाय 1। हमारा बॉय कैजुअली कहता है, आदमी की पुतलियां सिकुड़ती हैं। वो की एक मेमोरी उसे हिट करती है। वो क्रीचर पहले उसे बता रहा था कि लड़का की सिंथेसाइज करने जितना लकी था, लेकिन अब वो उनकी है। ड्रैगन्स उसके चारों तरफ मटेरियलाइज होते हैं, आवाजों में गरज के साथ रिपीट करते हुए की हमारी है। हमारा बॉय मुड़ता है, एक स्टोन टेबल पर फैले मैप की तरफ चलता है। वो अपनी हथेली उस पर दबाता है, एनर्जी वायलेंट वेव में बाहर फूट पड़ती है। एक अचानक धुंधलापन, सुनहरी आंखें, एक भेड़िया सीधा उसके गले पर झपटता है। भेड़िया गुर्राता है, की सौंपने की मांग करते हुए वो अपनी जीभ क्लिक करता है। तो गॉड फॉर्जिंग पूल आखिरकार यहां नहीं है,
फिर धरती कांपती है। गोल्डन आर्मर में लिपटी हुई एक विशाल पूंछ परछाइयों से खुलती है। क्रीचर आगे बढ़ता है, मॉन्स्ट्रस और शाही पैर प्लेटेड गोल्ड क्लॉज में लिपटा हुआ मुड़े हुए ब्लेड्स की तरह, लेकिन चेहरा एक भेड़िए का चेहरा जो जंगली ताकत से ट्विस्टेड है। एक स्क्रीन फ्लैश होती है, जजमेंट ग्लिम्स गोल्डन ड्रैगन किंग्स क्लॉ आग दहाड़ती है। सुनहरी और अंधा कर देने वाली एनर्जी साफ ड्रैगन की गर्दन के आर पार होती है। उसका सिर लुढ़कता है, खून एक क्रिम्सन फाउंटेन की तरह स्प्रे होता है। एक बूंद पानी पर गिरती है, वो अपना पैर जोर से पटकता है। झील लहराती है और कांच के टूटने की तरह ऊपर उठती है। वो फ्राउन करता है। डिवाइन रूइंस सीक्रेट रेल्म रीइंकार्नेशन लेक। झील पानी जैसी दिखती है, लेकिन सतह उसके बूट्स के नीचे ठोस है। ली किंगफिंग सांस फूली हुई पहुंचता है और एक्सप्लेन करता है, रियल्म स्पेशल जोन से भरा हुआ है, जैसे शैडो फॉरेस्ट, जहां सारे स्किल्स सील्ड थे। इस रीइंकार्नेशन लेक में जहां जो कुछ भी अंदर मरता है वो पानी के नीचे अनंत बार रिवाइव होता है। झील तभी जागती है जब इसके अंदर कुछ मरता है। हमारा बॉय की को अपनी उंगलियों के बीच घुमाता है, उसमें पल्स होती एनर्जी को स्टडी करते हुए इंटरेस्टिंग, लेकिन वो वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, दुनिया फट पड़ी। ब्लेजिंग फायर का एक धनुष अपीयर होता है, उसका शॉट हवा को डेटोनेट करता है। वो पीछे कूदता है, जैसे ही ब्लास्ट उससे टकराता है कि उसके हाथ से फिसल जाती है, जमीन पर घिसती हुई जैसे एनर्जी उससे बाहर निकलती है। एक विशाल चिड़िया उतरती है, पंख जलती हुई परछाई डालते हुए उसकी आंखें उस पर लॉक हो जाती है। तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया लूफैन। वो पीछे हटता है। घूर शार्प होती हुई सभी जगहों में से उसने यहां उसके अपीयर होने की उम्मीद नहीं की थी। विशाल चिड़िया अपनी नजर नीचे करती है, आवाज गुस्से से कांप रही है। आज मैं तुम्हारे खून का यूज करूंगी अपने भाई की आत्मा को स्वर्ग में ऑनर करने के लिए।